हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। माय नेम इज क्रिस्टीना विलिस और आप पढ़ रहे हैं मेरे इस चैनल पे क्लास 9th की सोशल स्टडी। एंड आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द थर्ड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, दैट इज नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। और इस चैनल पर हम पढ़ते हैं क्लास 6 से लेके 10 तक की पूरी सोशल स्टडी, क्योंकि 6, 7, 8 के वीडियोज पहले से पढ़े हुए हैं मेरे चैनल पर, लेकिन अभी फिलहाल हम पढ़ रहे हैं 9th एंड 10th की सोशल स्टडी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर है। आपको बहुत सारी नई नई चीजें जानने को मिलेंगी इस चैप्टर के थ्रू। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कौन सी दो पार्ट्स थी, डिवाइडेड थी इन दोनों वॉर्स के दौरान। एंड ऑल्सो यू विल गेट टू नो कि हिटलर की क्या क्या पॉलिसीज थी, हिटलर ने किस तरीके से लोगों में नफरत फैलाई अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटीज के अगेंस्ट। एज हिटलर का नाम आपने सुना होगा, कई बार हम कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर होता है अगर हमारे क्लास में, तो हम उसका नाम रख देते हैं हिटलर, कि भाई ये तो बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर है और इसका नाम हम रख देते हैं हिटलर। तो अमूमन आपने हिटलर के बारे में सुना होगा कि किस तरीके का था, बहुत ही क्रूर शासक रहा है और वो एक डिक्टेटरशिप था। ठीक है, सो कंटिन्यू हम करते हैं अपने इस चैप्टर को एंड कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट स्लाइड। तो एक चोरी है जो कि हम पढ़ने जाएंगे यहाँ पर। इन द स्प्रिंग ऑफ द 1940 यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहाँ पर खत्म हुआ ही हुआ था। अ लिटिल 11-year man boy called the Helmut was lying in bed when he overheard his parents discussing something in serious tone। तो एक 11 साल का बच्चा था, वो लेटा हुआ था अपने बेड पे और वो एक कुछ आवाजें जो है वो सुन रहा था, और वो आवाजें थी पे जो कि जो है बहुत ही कुछ सीरियस टॉपिक पे कुछ डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, हिज फादर अ प्रोमिनेंट फिजिशियन, उसके फादर जो थे एक प्रोमिनेंट फिजिशियन थे, डेलिब्रेटेड विद हिज वाइफ वेदर द टाइम हैड कम टू किल द एंटायर फैमिली और इफ ही शुड कमिट सुसाइड अलोन। तो वो जो थे अपनी वाइफ से बहुत ही डेलिब्रेटली जो है डिस्कशन कर रहे थे कि भाई अब टाइम आ गया है, या हमें पूरी फैमिली को हमें हमारी जो है खत्म करना पड़ेगा, या मैं सिर्फ अकेले मैं जो हूं सुसाइड कर लूं। ठीक है, सो हिज फादर स्पोक अबाउट हिज फियर ऑफ रिवेंज सेइंग नाउ द एलाइज विल डू टू अस व्हाट वी डिड टू द क्रिपल्ड एंड द जूइश। बोल रहे अब जो है एलाइज जो है वो वर्ल्ड वॉर जीत चुका है, यानी कि 45 में सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के कगार पे था और एलाइज जीत चुका है। एलाइज हमारे साथ वही करेगा जो कि हमने उन लोगों के साथ किया, मतलब उन लोगों के साथ नहीं जो हमने जूइस के साथ और जर्मनी में जो बाकी और कम्युनिटी के लोग रहते थे, कलर्ड और जिप्सीज वगैरह, उन लोगों के साथ जो किया है वही हमारे साथ करेगा। नेक्स्ट डे ही टुक हेलमुट टू द वुड्स वेयर दे स्पेंड देयर लास्ट हैप्पी टाइम टुगेदर सिंगिंग ओल्ड चिल्ड्रन सॉन्ग। लेटर हेलमुट फादर शॉट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस। नेक्स्ट डे जो है वो अपने पूरे फैमिली को ना एक जगह लेकर गया, जंगल के पास एक कुछ स्पॉट था, हेलमुट टू द वुड्स, मतलब जंगल, वुड्स यानी लकड़ियां, ठीक है, जहां पे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बड़ी बड़ी लकड़ियां होती है, तो वहां पिकनिक वगैरह के बहाने से जो है लेकर आया। और उसके नेक्स्ट डे ही घुमा फिरा के मतलब बच्चों को लेकर आया। नेक्स्ट डे ही उसके फादर ने अपने ऑफिस में जो है अपने आप को शूट कर लिया। ठीक है, ऑल्दो हेलमुट मे नॉट हैव रियलाइज्ड ऑल दैट, इट नहीं आया कि ये सारी चीजें क्या हो रही हैं। हिज फादर हैड बीन अ नाजी, जो फादर था वो नाजी था। नाजी यानी कि जर्मन में जो नाजी पार्टी थी जो कि हिटलर द्वारा चलाई गई थी, उस पार्टी का वो पर्सन था। ठीक है, एंड अ सपोर्टर ऑफ एडोल्फ हिटलर, जैसे यहाँ पे लिखा है सपोर्टर था वो एडोल्फ हिटलर का और उसकी पार्टी का था। ठीक है, नाजी पार्टी का था। इन 1945 जर्मनी सरेंडर टू द अलायंस है। जर्मनी सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी थी 1945 में। ठीक है, जर्मनी ने जो थे वो अपने घुटने टेक दिए थे, सेंटर कर दिया था अलायंस के सामने। अभी अलायंस कौन है और जर्मनी कौन सी साइड पे था, कौन सी दो ग्रुप्स थे जो आपस में लड़ रहे थे, भिड़ रहे थे, वो अभी चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, Anticipating what was coming, Hitler is propaganda minister Goebbels। हिटलर का एक प्रोपोगेंडा मिनिस्टर था जो कि जूइश के खिलाफ जो है पूरी कंट्री में, जर्मन में जो है नफरत पैदा करता था जर्मनी के लोगों में। ठीक है, तो उसका नाम था गोबेल एंड हिज एंटायर फैमिली कमिटेड सुसाइड इन हिज बर्लिन बंकर इन अप्रैल। तो वो जो मिनिस्टर उसने और यहाँ हिटलर की फैमिली वो बर्लिन के बंकर्स में रहते थे। ठीक है, अप्रैल के टाइम पे, 1945 के अप्रैल के टाइम पे। ठीक है, बहुत ही फेमस शहर है जर्मनी का, और वहां बंकर में वो लोग रहते थे। और उन्होंने क्या किया था, सारे के सारी पूरी की पूरी एंटायर फैमिली ने जो है सुसाइड कर लिया था, क्योंकि उस टाइम सेकंड वर्ल्ड वॉर उस दौरान चल ही रहा था, अभी खत्म नहीं हुआ था। तो ऊपर से एयर स्ट्राइक होती थी। ठीक है, एयर से जो है, हवा से जो है बॉम्ब वगैरह छोड़े जाते थे, तो वो बंकर के अंदर इसलिए रहते थे उन सारी हमलों से जो है बचने के लिए। एट द एंड ऑफ द वॉर द इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल, जब वॉर खत्म हुआ, क्राइम्स अगेंस्ट पीस। ठीक है, एक मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाया गया। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान भी एक ट्रीटी साइन करी गई, उस दौरान जर्मनी के साथ बहुत ज्यादा बुरा किया गया। ठीक है, उस टाइम पे जो है जो अपोजिट कंट्रीज थी वो जीत गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और उन्होंने जर्मनी को झुकाने के लिए, जर्मन के लोगों को नीचा दिखाने के लिए जर्मनी के साथ बहुत कुछ बुरा गलत किया। अभी उसको हम आगे स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल सेकंड वर्ल्ड वॉर के इस दौरान हम दोनों वॉर्स पढ़ेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, हम दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, सो ये जो मिलिट्री
नेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल जो नंबरबर्ग में बनाया गया, उसके अकॉर्डिंग जो नाजी क्रिमिनल्स थे, यानी कि वो नाजी लोग जिन्होंने जूश के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया था, वो पीस स्टैब्लिश नहीं करी उन्होंने, और पीस स्टैब्लिश करने के लिए ये मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाया गया था। तो उन नाजी लोगों को जो है प्रोसिक्यूट करना था, मतलब उन्हें खत्म करना था, मारना था। वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, यानी कि जो नाजी के वो लोग थे जिन्होंने ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट बहुत ही गलत गलत काम किए थे, हिटलर के प्रोपोगेंडा के अंडर में, मतलब हिटलर की बातें सुन के, हिटलर से इतना ज्यादा इंप्रेस होकर उन्होंने नाजी जूइस के साथ, कलर्ड पीपल्स के साथ बहुत कुछ उन्होंने बुरा किया। ठीक है, तो इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ये इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाया गया पीस स्टैब्लिश के लिए गया, और उसमें ये घोषणा करी गई, ये मतलब लिखा गया उस जो भी ये ट्रीटी थी, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल जो बनाया गया, उसमें ये घोषणा करी गई कि जो बहुत ही ज्यादा वो 11 नाजिज्म, ठीक है, नाजिज यानी कि वो 11 जो लोग थे, वो 11 बहुत ज्यादा जिन्होंने बहुत ही ज्यादा गलत काम किया है ज्यूज के साथ, बहुत अत्याचार किए हैं जिसे कहते हैं, ठीक है, वो 11 लोग, वो उन 11 लोगों को जो है पनिशमेंट दिया जाएगा, ठीक है, और जर्मनी में पीस एस्टैब्लिश करी जाएगी। हम वो नहीं करेंगे, जर्मनी ने, नाजिज्म ने या हिटलर ने या नाजी ने हिटलर के दौरान जो है बाकी ज्यूज के साथ या आपके जिप्सीज के साथ या कलर्ड पीपल्स के साथ या एशियन पीपल के साथ जो किया वो हम नहीं करेंगे, यानी कि अलाइज नहीं करेंगे। सिर्फ उन 11 लोगों को जो है पनिशमेंट दी गई जिन्होंने बहुत ही ज्यादा ह्यूमैनिटी को शर्मसार करने वाली हरकत ज्यूज या जिप्सीज या बाकी लोगों के साथ करी गई, ठीक है, उनको उम्र कैद की सजा दे दी। ठीक है, जर्मनी कंडक्टेड ड्यूरिंग वॉर, ठीक है, इस वॉर के दौरान उन्होंने, जर्मनी ने बहुत सब कुछ गलत किया अपने ही देश में रहने वाले अलग अलग कम्युनिटी के लोगों के साथ, स्पेशली दोज एक्शन व्हिच केम टू बी कॉल्ड एज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो जर्मनी ने इतना ज्यादा हिटलर ने बुरा किया था लोगों के साथ, जो कि ह्यूमैनिटी को शर्मसार कर देने वाली हरकत उसने करी थी। कईयों को गोली से मरवा दिया, कईयों को गैस चैम्बर में भिजवा के मार देता था, ठीक है, कईयों को बोलता था जबरदस्ती इस देश छोड़ के जो है चले जाओ, जो नहीं जाते थे तो उनको मार देना, ठीक है, मरवा देना। तो इस तरीके की जो है चीजें हिटलर ने करी। सो रेज्ड सीरियस मॉरल एंड एथनिकल क्वेश्चंस एंड इनवाइटेड वर्ल्ड वाइड कंडेमनेशन। ठीक है, तो ये एक बहुत ही सीरियस इशू बन चुका है। ठीक है, अच्छा हुआ क्या था यहाँ पर, क्या है ना, जो हिटलर था ना, वो दो तरीके की वॉर लड़ रहा था। ठीक है, एक तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व था ऑलरेडी हिटलर, ठीक है, एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व था, दूसरा वो अपने ही देश में, अपने ही जर्मनी में वो दूसरी कम्युनिटीज के साथ भी लड़ाई लड़ रहा था। लड़ाई क्या लड़ रहा था, वो बस उन लोगों को जो जर्मन के नहीं थे, मतलब वो क्या मानता था, जर्मन के जो प्रॉपर नॉर्डिक जो आर्यन जर्मन है, सिर्फ उनको ही जो है जर्मनी में रहने का अधिकार है। ठीक है, नॉर्डिक आर्यन जर्मन, ठीक है, सिर्फ उनको ही जर्मनी में रहने का अधिकार है, बाकी और किसी को जर्मनी में रहने का अधिकार नहीं है। तो सिर्फ वो चाहता था कि नॉर्डिक आर्यन जर्मन जो है वो ही सिर्फ जो है यहां पर रहे, बाकी जूइस हो गए, जिप्सीज हो गए या एशियन लोग जो वहां पर रह रहे थे वहां से आके, और वो कई सालों से रह रहे थे, उनके एंसेस्टर्स वगैरह कई सालों से रह रहे थे, तो वो अपने देश में, अपने ही घर में एक अलग एक तरीके की लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी लड़ाई लड़ रहा था, दुनिया को वो ये दिखा रहा था, दुनिया में कहीं भी किसी भी देश को ये नहीं पता था कि हिटलर जो है वो नाजी पार्टी की आड़ में या देश को चलाने की आड़ में वो अपने ही देश के लोगों के साथ, जो दूसरी कम्युनिटी के अलग अलग लोग रहते हैं, उनके साथ क्या कर रहा है। ठीक है, तो एक तो सेकंड वर्ल्ड वॉर वो लड़ रहा था, और जर्मनी हैड वेग्ड अ जीनोसाइडल वॉर व्हिच रिजल्टेड इन द मास मर्डर ऑफ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इनोसेंट सिविलियन ऑफ यूरोप, सिविलियंस ऑफ यूरोप, यानी कि यूरोप के लोग जो थे, जो जर्मनी में रह रहे थे, वो बहुत सालों से रह रहे थे, उनके एंसेस्टर्स मतलब कई सालों से रह रहे थे, उनको वो वहां पर जीनोसाइडल वॉर जो था वो अलग लड़ रहा था। कौन? हिटलर लड़ रहा था। जीनोसाइडल वॉर मतलब होता है कि जब आप पूरी की पूरी एक कम्युनिटी को जो है अपने देश से जो है पूरा खत्म कर दें या भगा दें या उनको इवैक्यूएट कर दें, यानी कहीं और भेज दें, उनको जबरदस्ती किसी ट्रेन में या जो प्लेन्स वगैरह होते हैं उसमें भर के आप उनको कहीं और भेज दें। ठीक है, तो वो जीनोसाइडल वॉर तो अलग अपने घर में लड़ रहा था, और उस दौरान हिटलर ने करीब पीपल किल्ड इंक्लूडिंग 6 मिलियन जूइश को मार डाला। उसने गैस चैम्बर में डाल के किसी को गोली से उड़वा दिया, कुछ को इवैक्यूएट करवा दिया, कुछ को कहीं भेज दिया, थोड़े बहुत जो बच गए थे वो आज उनकी कुछ जनरेशन जो है वो जिंदा है। ठीक है, और अराउंड 2 लाख जिप्सीज को मरवा दिया, 1 मिलियन पॉलिश सिविलियंस को मरवा दिया, 70,000 जर्मन्स को, यानी कि वो अपने ही देश के जर्मन के लोगों को भी वो नहीं छोड़ता था। यानी कि जर्मन में वो सारी, मतलब वो क्या करता है ना, सारी चीजें नाप तोल करता था, सबके नाक, मतलब जो जर्मन नॉर्डिक आ रहे हैं जर्मन है, उनकी नाक ऐसी होनी चाहिए, उनके हेयर ब्लॉन्ड होने चाहिए, अंग्रेजों वाले होने चाहिए, ब्लू आईज होनी चाहिए, जो उससे मेल खाते हैं वो ही जर्मन में रहेंगे। बाकी जो
उन नॉर्डिक आर्यन जर्मन से जो मेल नहीं खाते हैं वो उनको जर्मनी में रहने का अधिकार नहीं है। उसमें मेंटली और फिजिकली भी आ गए। जो मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होते थे वो जर्मनी में रहेंगे, जो मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग नहीं होते थे, हु वर कंसीडर्ड मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल बिसाइड इम्यूरेबल पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, तो जो मेंटली फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, फिट नहीं है मेंटली फिजिकल, वो जर्मन में नहीं रहेंगे, उनको मार देता था। ठीक, नाजी डिवाइज्ड एन अनप्रेसिडेंटेड मींस ऑफ किलिंग पीपल, दैट इज बाय गैसिंग देम इन वेरियस किलिंग सेंटर्स लाइक एक्वेशिस। ठीक है, तो इस तरीके से उसने डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट तरीके से और गेटोज उसने बना दिए थे। अभी वो गेटोज क्या होता है वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। और गैस चैम्बर में बेच के लोगों को मार देता था। द नंबरबर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस है, जो नंबरबर्ग जो ट्रिब्यूनल, मिलिट्री ट्रिब्यूनल जो बनाया था, ओनली 11 लीडिंग नाजीज टू डेथ, ये मैंने आपको बता ही दिया। मैनी अदर वर इम्प्रिजन्ड, और बाकी और भी थे जिन्होंने बहुत ही ह्यूमैनिटी को, मतलब इंसानियत को शर्मसार करने वाली जो हरकत करी थी नाजी के, यानी कि हिटलर की पार्टी के साथ रहते हुए, उसके संग रहते हुए, उनको बहुतों को इंप्रीजन कर दिया, उम्र कैद दे दी। ठीक है, द रीडिस्ट्रीब्यूशन डिड कम, दोबारा से रिट्रीब्यूशन आया, येट द पनिशमेंट ऑफ द नाजीज वाज फॉर शॉर्ट ऑफ द ब्रूटली एंड एक्सटेंट ऑफ देयर क्राइम, यानी कि मतलब जो नाजी ने जो क्राइम की, या हिटलर आप कह लो, नाजी कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है, जो हिटलर ने क्राइम जो किया लोगों के साथ और उसने जो वो हद पार करी थी, मतलब उसकी हद पार की कोई लिमिट नहीं थी, उसने उस हिसाब से उसने जो है लोगों को मरवाया था। ठीक है, अलायंस डिड नॉट वांट टू बी एज अ हार्श ऑन डिफीटेड जर्मनी। अब जो अलायंस थे जो जीत गया था, अलायंस में कौन थे, आपका फ्रांस था और यूएसए था, ठीक है, और ब्रिटेन था। तो उस दौरान तो लेकिन अलायंस ने जर्मन के लोगों के साथ वो नहीं किया, क्योंकि वो पीस एस्टैब्लिश करना चाहते थे आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर, इसलिए उन्होंने वो मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाया था। ठीक है, तो उन्होंने उनके साथ वो नहीं किया जो जर्मनी ने या जो नाजी पार्टी ने हिटलर के रहते हुए जो किया। ठीक है, as they had been after the first world war के बाद everyone came to be feel that the rise of Nazi Germany could be partly traces back to the German experience। अब यहां पर जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुई तो यहां पर दो ग्रुप्स जो थे यहां पर थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। आपका सेंट्रल पार्ट्स, यानी कि यूरोप के सारे जो सेंट्रल में जो पार्ट्स थी वो अलग हो गई थी, दूसरी थी आपकी एलाइड पार्ट्स। ठीक है, अब सेंट्रल पार्ट्स में थे आपका जर्मन अंपायर हुआ करती थी उस टाइम पे, जर्मनी की अंपायर होती थी, क्योंकि उस समय गवर्नमेंट वगैरह नहीं होती थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, उस समय जर्मनी का राजा था उस दौरान, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले। ठीक है, सॉरी, जर्मनी का राजा हुआ करता था। ऑस्ट्रियो हंगरी अंपायर थी, ऑस्ट्रिया और हंगरी एक ही कंट्री थे। ठीक है, ऑस्ट्रो और हंगरी जो थी टेरिटरीज अलग हुआ करती थी, लेकिन इन पे भी जो है ना किंग्स वगैरह का रूल होता था। ठीक है, तो लेकिन उस टाइम एक ही हुआ करती है, ऑस्ट्रिया हंगरी एक ही है। ठीक है, अंपायर, क्योंकि राजाओं का वगैरह का रूल होता था। उसके बाद बुल्गारिया ऑटोमन अंपायर, ये भी अलग अलग टेरिटरीज होती थी, लेकिन इस पे भी राजाओं का रूल होता था। ऑटोमन अंपायर बेसिकली जो मुस्लिम किंग्स होते थे ये उनका अंपायर होता था। ठीक है, जो मुस्लिम किंग्स थे ऑटोमन अंपायर, उस टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ज्यादातर जो टेरिटरीज थी, ज्यादातर जो देश थे, उस पे राजाओं वगैरह का ही रूल हुआ करता था। ठीक है, तो ये आपकी सारी अंपायर हुआ करती थी उस टाइम पीरियड पे। दूसरा अलाइन पावर पे यहाँ पर आ जाती थी रशियन अंपायर, वो आपने पढ़ा ही हुआ है, यहाँ पर भी राजा वगैरह का रूल हुआ करता था। रोमानिया, फ्रांस था, पुर्तगाल था, ठीक है, इटली, ग्रीस, सर्बिया, ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए ने ज्वाइन किया 1917 में। ठीक है, फ्रांस और ब्रिटेन तो यहाँ पर मेन कैरेक्टर थे यहाँ पर। ठीक है, और मेन कैरेक्टर के वजह से जो है चलता रहा वॉर, चलता रहा। 1917 में जो है यूएसए को जो है इस वॉर में कुछ रीजंस के वजह से जो है यूएसए को इस वॉर में कूदना पड़ा। अभी क्यों कूदना पड़ा ये भी बताऊंगी। सो 1917 में यूएसए ने क्यों इसमें एंट्री ली, बिकॉज यूएसए उस समय भी बहुत ही पावरफुल जो है कंट्री जो थी, उस टाइम पे भी काफी पावरफुल था और आज भी है पावरफुल कंट्री, और वन ऑफ द सुपर पावर अमेरिका को बोला जाता है। ठीक है, सो उस टाइम 1914 के अच्छे सारे आर्म्स एंड एम्बिशंस, बॉम्ब्स वगैरह काफी अच्छे खासे थे इसके पास। ठीक है, तो ये थी आपकी अलाइन पार्ट्स में जो कंट्री थी, और दूसरी थी आपकी सेंट्रल पार्ट्स में, ये दोनों कंट्री थी, और इन दोनों कंट्रीज के बीच में वर्ल्ड वॉर छिड़ा। अब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो एक्चुअली हुआ क्यों था। वैसे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के होने के बहुत सारे रीजन है, तो उस पर चैप्टर बहुत ज्यादा लेंथी चला जाएगा, बट छोटी सी मैं आपको एक स्टोरी यहां पर बताना चाहती हूं, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मेन रीजन क्या था। वैसे बहुत सारे रीजन है, रीजन ये भी है कि हर कंट्री अपने अपने एक्सपेंशन करना चाहती थी, यहाँ रशिया अपना एक्सपेंशन करना चाहती थी, आपका इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन बहुत था, सभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो कंट्री जो थी थोड़ी सी अच्छी हुआ करती थी वो अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहती थी, सब अपनी पावर को जो है बैलेंस करके रखना चाहते थे। मतलब कोई कंट्री सोचती थी, इधर अमेरिका सोचता था, रशिया सोचता था मैं सुपर पावर बन जाऊं ऑफ द वर्ल्ड, अमेरिका सोचता था मैं सुपर पावर बन जाऊं, जर्मनी सोचता था, क्योंकि जर्मनी हिटलर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हिटलर का जो राइज हुआ तो यहाँ हिटलर सोचता था कि मैं सुपर पावर बन जाऊं। ये कुछ ऐसे रीजंस हैं। ठीक है, कुछ ऐसे रीजंस हम कह सकते हैं, कुछ ऐसे रीजन थे, सब एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, सब अपनी अपनी टेरिटरीज बढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन मेन जो रीजन था यहाँ पर, मेन स्पॉटेड जो रीजन था वो ये था कि ऑस्ट्रिया हंगरी जो अंपायर थी, वहां के एक राजा थे। ठीक है,
जिनका नाम था आर्क ड्यू फ्रेंस फर्डिनेंड। और ये किंग हुआ करते थे आर्क ड्यू फ्रेंस फर्डिनेंड। तो इनको जो है सर्बिया ऑस्ट्रिया हंगरी के, ठीक है, ये थे आपके किंग जो थे ऑस्ट्रिया हंगरी के थे। 28 जून 1914 को इनको मार दिया गया था, इनका मर्डर कर दिया था। और मर्डर किया था आपका सर्बिया की एक ग्रुप था, एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था जो कि ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट था। और वो ये चाहता था, सर्बिया ये चाहता था अपने एरिया का एक्सपेंशन करना, कि मैं किसी तरह अपने एरिया का एक्सपेंशन करूं और ऑस्ट्रिया हंगरी को जो है अपने अंडर में ले लूं। तो अंडर में लेने के चक्कर में उन्होंने सर्बिया के जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था, जो बहुत ही अगेंस्ट था, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था जो कि अपनी पार को जो है बढ़ाना चाहता था, ऑस्ट्रिया हंगरी को अपने अंपायर को अपने कब्जे में करना चाहता था। बाल्कान का जो एरिया था, बाल्कान स्टेट जो आपने पहले हुआ है, ठीक है, बाल्कन वाला एरिया अपने अंडर में करना चाहता था। इसके तहत जो है उन्होंने यहां आर्क ड्यू को जो है वो मार दिया था, आर्क ड्यू फर्डिनेंड को मार दिया था 28 जून 1914 को, ठीक है। अब ऑस्ट्रिया हंगरी जो था वो जर्मनी जो था, क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, पोलैंड ये सब आसपास के इसके देश थे, तो जर्मन जो था ऑस्ट्रिया हंगरी को बहुत सपोर्ट करता था शुरू से ही, ठीक है। और एक तरीके से मतलब वहां पर ऑस्ट्रिया हंगरी को वो अपना दोस्त मानता था, अपना फ्रेंड मानता था। यहां जर्मनी ने जो है ऑस्ट्रिया हंगरी को जो है सपोर्ट किया। और यहां क्या हुआ भाई, सर्बिया को सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आगे आ गया आपका रशियन अंपायर का किंग, ठीक है, दैट इज जो आपने पढ़ा था आपका किंग निकोलस, ठीक है, जार निकोलस जो आपने पढ़ा था, ठीक है, दैट इज रशिया वाले चैप्टर में, सोशलिज्म इन रशिया वाले चैप्टर में, ठीक है। किंग जार निकोलस वो जो थे भाई इनके सपोर्ट में आ गए थे, ये 1914 से पहले का, ठीक है, ये था। तो वो इनके सपोर्ट में एम्पायर जो रशिया जो थी, रशियन एम्पायर जो थी वो पूरी की पूरी सर्बिया के सपोर्ट में थी, ठीक है। और यहां तक आते हैं वो शुरू से ही सर्बिया के सपोर्ट में रहते थे। जब ये बात हो गई, सर्बिया ने जब इस तरीके की किया, तो जर्मन ने इनको सपोर्ट किया। यहाँ रशिया में उस टाइम पे जो गवर्नमेंट हुआ करती थी, ठीक है, जार निकोलस जो थे वो अपनी नेवी वगैरह बढ़ाने के लिए बाकी सारी कंट्रीज पे जो है अटैक करते जा रहे थे। 1914 के टाइम पे जो उस टाइम जो गवर्नमेंट थी उन्होंने सर्बिया को सपोर्ट किया, फुल्ली सपोर्ट किया हुआ। जर्मनी में जब अलायंस ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है अलायंस ने जो है अपनी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वहां पर बना दी। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का नाम दिया वेमर रिपब्लिक, थोड़ा बहुत मैंने आपको बता ही दिया। जर्मनी फोर्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 अलोंगसाइड द ऑस्ट्रियन एम्पायर एंड अगेंस्ट द अलायंस। अलायंस में फ्रांस मेन था, ब्रिटेन और यूएसए, बाकी देश आपने देखे। जर्मनी मेड इनिशियली गेन बाय ऑक्युपाई फ्रांस एंड बेल्जियम। जर्मनी ने स्टार्टिंग में क्या किया, वांट टू गेन ऑक्युपाइंग, फ्रांस को ऑक्युपाई करना चाहता था, बेल्जियम को करना चाहता था। यूएस ज्वाइन अलायंस इन 1917 में यूएसए ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को ज्वाइन कर लिया, मेकिंग देम विक्टोरियस अगेंस्ट जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर इन नवंबर 1918। तो 1918 तक जब यूएसए ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ज्वाइन किया तो जो है सेंट्रल पावर के अगेंस्ट अलायंस जो थे वो वॉर जीत चुके थे, ठीक है। 1918 में वॉर खत्म हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और अलायंस जो थे वो जीत चुके थे। क्यों इसलिए जीत चुके थे, क्योंकि जो है यूएसए उस वॉर में जो है वो कूद गया था, इसलिए वो लोग जीत गए ये वॉर। तो बिकॉज यूएसए ये भी चाहता था कि भाई जर्मनी के खिलाफ जो है वो जीतना है। डिफीट ऑफ द इंपीरियल जर्मनी, यहाँ जर्मनी का जो है डिफीट हुआ, जर्मनी हार गया। एब्डिकेशन ऑफ एम्परर गेव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्री पार्टीज टू रिकास्ट जर्मन पॉलिसी। यहां पर क्या हुआ, जर्मनी जो है जब हार गई तो उसकी लिए पार्लियामेंट्री अपॉर्चुनिटी लेते हुए यहां पर बनाया गया एक डेमोक्रेटिक सरकार, यहां पर बना दी गई अलायंस के द्वारा, ठीक है। अलायंस क्या थे भाई, जबरदस्ती की एक डेमोक्रेटिक सरकार बने। अलायंस जो थे वो जर्मनी को नीचा दिखाने के चक्कर में, वहां के लोगों को नीचा दिखाने के चक्कर में जो है उन्होंने जबरदस्ती यहां पर एक डेमोक्रेटिक सरकार बना दी। व्हाट इज वेमर रिपब्लिक, एक्चुअली वेमर रिपब्लिक था क्या, वेमर रिपब्लिक बेसिकली वेमर जो है इज द नेम ऑफ अ प्लेस इन जर्मन। नेशनल असेंबली मेट एट वेमर टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन, और एक नेशनल असेंबली बिठाई गई, वहां पर उन्होंने बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। उसका काम क्या था, डिप्यूटीज वर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट और रिचस्टैग। रिचस्टैग वहां की पार्लियामेंट को कहा जाता है, जैसे यहाँ की पार्लियामेंट को संसद कहा जाता है इन हिंदी, तो वहां की पार्लियामेंट को कहा जाता है रिचस्टैग। वहां पर बैठ के सारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जर्मनी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ठीक है, कि भाई जर्मनी की पार्लियामेंट एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। स्ट्रक्चर क्या था, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद अ फेडरल स्ट्रक्चर, कि भाई एक डेमोक्रेटिक सरकार है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसका एक फेडरल स्ट्रक्चर होना चाहिए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी दी गई, सबको जो है सफरेज दी गई, सफरेज यानी कि सबको वोटिंग का अधिकार दिया गया। जर्मनी में इक्वली सब जो है वोटिंग करेंगे, कोई भी अगर आगे चल के कोई भी इलेक्शन होता है, कुछ होता है, तो सबको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी दी गई, इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट। और ये उनका साइन होता था वेमर रिपब्लिक का, ये आप देख सकते हो, ये चील का साइन जो है यहाँ पर
बनाया गया। अब भाई क्या हुआ, द रिपब्लिक वाज नॉट रिसीव वेल बाय इट्स ओन पीपल लार्जली बिकॉज ऑफ द टर्म इट वाज फोर्स टू एक्सेप्ट द आफ्टर जर्मनीज डिफीट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब भाई वहां के जो जर्मन के लोग जो थे ना, पीपल्स, उनको जो है ये डेमोक्रेटिक वाली जो जबरदस्ती वाली सरकार थी वो उनको पसंद नहीं आ रही थी। वो नहीं चाहते थे कि ये जबरदस्ती थोपी हुई चीज जो है हम खुद चूज करते तो वो बात अलग थी। वो लोग उस वेमर रिपब्लिक से वो लोग खुश नहीं थे, जर्मनी के लोग खुश नहीं थे, क्योंकि उनके ऊपर फोर्सफुली वो गवर्नमेंट बनाई गई थी आफ्टर द डिफीट ऑफ द जर्मनी। ओके, इसी दौरान होता है ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। वर्सेलिस फ्रांस में इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, ठीक है, फ्रांस में एक प्लेस है, ठीक है, और यहां पर एक करी गई ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। उस ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के दौरान द पीस ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस विद द अलायंस विद वाज अ हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस। अब यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है वो हार चुका था, ठीक है, हारने की वजह से फ्रांस ने क्या किया या अलायंस ने क्या किया, एक ट्रीटी रखी वर्सेलिस, शांति के नाम पे, पीस के नाम पर एक ट्रीटी रखी। और उस पीस के दौरान जो है बहुत सारी चीजें जो थी वो जर्मनी को बहुत ही ह्यूमिलेटिंग चीजें जो है फेस करनी पड़ी। अब वो क्या ह्यूमिलेटिंग चीजें थी, यानी कि उनको नीचा दिखाने के लिए अलायंस ने उनसे, जर्मनी से बहुत सारे उनके अधिकार जो है छीन लिए, ठीक है। जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनी, इम्पैक्ट अपॉन जर्मनी, मतलब जो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस हुई उस दौरान उसका जर्मनी पे क्या इंपैक्ट पड़ा। और उस ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस में जर्मनी को बहुत ही नीचा दिखाया गया, जर्मनी को बहुत ह्यूमिलेट किया गया, जर्मनी के लोगों को बहुत ह्यूमिलेट किया गया कि तुम भाई इस लायक नहीं हो कि तुम लड़ाई जीत सको। उन्होंने जो जर्मनी ने अफ्रीकन कंट्रीज में भी अपनी जो है कॉलोनीज वगैरह बनाई हुई थी, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले के टाइम पे वो सारी कॉलोनीज छीन ली गई। 13% ऑफ इट्स टेरिटरी, उसकी टेरिटरीज छीन ली गई। ओवरसीज जो कॉलोनी बनाई थी, यानी कि समुद्र पार करके जो उसने अपनी कॉलोनीज बनाई थी वो छीन ली गई, उसका आयरन छीन लिया गया, ठीक है। एक ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस भी इसलिए अलायंस ने इसलिए भी ये ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस जो है करी कि उन्होंने ये बोला कि भाई अगर तुम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो हार गए हो, अब तुम, और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी किस लिए हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो तुम्हारी वजह से हुआ। मैंने बोला जर्मनी जो था ऑस्ट्रिया हंगरी को सपोर्ट कर रहा था, जो आर्कड्यूक का जो असैसिनेशन किया था, तो इसलिए अलायंस जो थे वो जर्मनी के ऊपर सारी की सारी चीजें उन्होंने थोप दी। इसलिए दोबारा सेकंड वर्ल्ड वॉर ना करो, इसलिए हमने ये ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस पीस के नाम पे स्टैब्लिश करी है। उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक शहर था राइनलैंड, ठीक है, राइनलैंड जो कि कोल का हब है। राइनलैंड में बहुत सारा कोल है, और कोई भी कंट्री डेवलपमेंट तब करती है जब उसके पास जो भी चीजें हैं उसको वो बाहर एक्सपोर्ट कर रही है, इंपोर्ट कर रही है, अपनी कंट्री में उस चीज का यूज कर रही है, तभी वो डेवलपमेंट कर पाएगी। डेवलपमेंट जब करेगी तो उसकी इकोनॉमी बढ़ेगी, तभी वो कंट्री पैसा कमाएगी, ठीक है। उन्होंने क्या किया, वो राइनलैंड जो पूरी प्लेस थी, जो कि जहां पर काफी सारा कोल था, वो सारा का सारा राइनलैंड पे जो है उन्होंने कब्जा कर लिया। अलाइंड पावर्स डीमिलिटराइज जर्मनी की पूरी मिलिट्री जो थी वो उन्होंने छीन ली, मतलब अब मिलिट्री का कोई अधिकार नहीं था। यानी कि उन्होंने कहा कि 20,000 के आसपास ही तुम मिलिट्री अपनी रख सकते हो, आर्मी रख सकते हो, उससे ज्यादा तुम अपनी आर्मी नहीं रखोगे, ठीक है। जहां पे इनका आयरन का पूरा हब था, 75% उनके जो आयरन के प्लेसेस थे वो छीन लिए गए। साथ ही साथ इसमें एक चीज और भी है, इनको रिप्रेशन था, सारा गिल्ट जो था वो जर्मनी पे थोप दिया कि भाई तुम्हारी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है, तुम्हारी वजह से इतने लोग मरे हैं, इतने बिलियन लोग मरे हैं, ठीक है, और इतना नुकसान हुआ है, मतलब आर्म्स का, एम्यूनिशंस का, बॉम्ब्स का इतना सारा नुकसान हुआ है। तो जितना ये नुकसान हुआ है कलियंस का, कई मतलब बहुत पैसा खर्च हुआ है, करीब 6 मिलियन यूरो, ठीक है, 6 मिलियन यूरोज जो थे वो अलायंस ने बोला कि तुम्हें अब ये जो जितना नुकसान पैसे का हुआ है, ये सारा का सारा जो गिल्ट है, सारा का सारा रिप्रेशन, यानी मतलब कि जब कभी भी लड़ाई होती है नुकसान दोनों तरफ से होता है, ठीक है, चाहे कोई कंट्री हारे या कोई कंट्री जीते, लेकिन जो जीतने वाली कंट्री होती है उसका भी नुकसान होता है, जो हारने वाली होती है उसका तो बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। तो जितना नुकसान हुआ है वो अब तुम भरोगे, ठीक है। तो करीब 6 मिलियन यूरो का डेप्थ जो है उसके ऊपर डाल दिया कि तुम्हें ये पूरा पैसा जो है वो हमें देना पड़ेगा, पूरा रिप्रेशन जर्मनी पे डाल दिया। द वॉर गिल्ट कॉजेस जर्मनी फोर्स टू पे कंपनसेशन ऑफ 6 बिलियन यूरो, ठीक है, 6 बिलियन यूरो का मिलियन लिखा है मैंने मिलियन लिखा, मिलियन नहीं है, बिलियन है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, 6 बिलियन यूरो। अलाइंड आर्मी आल्सो ऑक्युपाइड द रिसोर्सेज रिच राइनलैंड फॉर मच ऑफ द 1920 न्यू वेमर रिपब्लिक वाज हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर नॉट ओनली द डिफीट इन द वॉर बट द डिसग्रेस ऑफ वर्सेलिस, ठीक है। तो जो वेमर रिपब्लिक थी ना उसके ऊपर सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी, मतलब उस जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट थी जर्मनी में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उसके ऊपर सारा का सारा मैंने बताया ना अभी रिप्रेशन डाल दिया, सारा का सारा ये लिखा हुआ है आपका रिप्रेशन, सब कुछ डाल दिया, उनके ऊपर सारा ब्लेम डाल दिया, ठीक है।
इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अब वॉर के इफेक्ट से क्या हुए, ठीक है। तो वॉर हैड डिवास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द यूरोप बोथ साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। ऑब्वियसली यूरोप पर भी काफी इसका बहुत ज्यादा यूरोप पर इसका इफेक्ट हुआ, साइकोलॉजी भी, फाइनेंशियली भी पैसा बहुत खर्च हुआ यूरोपियन कंट्रीज का, ठीक है। यूरोप जो था, अब इसके बाद पूरा यूरोप जो था वो बन गया आपका डेप्टर। पहले क्या था, पहले था यूरोप जो था वो सबको पैसा देता था, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जिनको वो पैसा देते थे, ठीक है। दुनिया में पैसे के लेन देन में दो तरीके के लोग होते हैं, ठीक है। एक वो जो पैसा लेते हैं और दूसरे जो है पैसा देते हैं। पैसा वही देगा जो बहुत ज्यादा रिच होगा, कंट्री रिच होगी, या कोई पर्सन जो पैसा देता है वो बहुत रिच होगा, उसके पास बहुत पैसा होगा। अब जो लेगा कौन, जो भाई गरीब है, जिसके पास नहीं है पैसा, वो लेगा। तो वही हिसाब कंट्रीज का भी है। तो पहले यूरोप जो है बहुत पैसा देता था अलग अलग कंट्रीज को, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी बहुत सारी चीजों के लिए। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो था यूरोप जो था वो बन गया था आप डेप्टर, ठीक है, डेप्टर बने, ठीक है। तो अब तक हमने हिस्ट्री में जितना भी पढ़ा उसमें फ्रांस काफी अच्छा रिच रहा, शुरू से फ्रांस कंट्री जो थी बहुत रिच रही। ब्रिटेन बहुत रिच था, ठीक है, रशिया बहुत रिच था, और ये लोगों को पैसा देते थे। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अब ये आ गए डेप्टर में। फ्रॉम बीइंग अ क्रेडिटर यूरोप बिकेम डेप्टर, ठीक है। इतने लोग मरे, गरीबी आ गई, जर्मनी में भी बहुत ज्यादा गरीबी है, जर्मनी में तो बहुत ज्यादा गरीबी आ गई, ह्यूमिलेट किया गया जर्मनी को। Supporters of the Weimar Republic became easy target of attack in the conservative nationalist circle. अब वेमर रिपब्लिक को जो सपोर्ट करते थे, जो चाहते थे कि भाई डेमोक्रेसी आए, कि अभी तक तो राजा का रूल था, ठीक है। डेमोक्रेसी से पहले वेमर रिपब्लिक से राजा रूल किया करता था। जर्मन अंपायर हुआ करती थी, ठीक है। तो जर्मन अंपायर ने तो कुछ किया नहीं, राजा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, राजा भाग गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर दी। अब जो लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे वो जो कंजर्वेटिव थे, यानी कि जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करते थे, उनके लिए जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे वो एक इजी टारगेट बन गए थे। बोल रहे जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने क्या बोलना शुरू कर दिया कि जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, ठीक है, उनको बोलना शुरू कर दिया ये कि क्या कहते हैं, आप जो है आपकी वजह से हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारे, इसीलिए जितने भी सोशलिस्ट थे, कैथलिक्स थे, डेमोक्रेट्स थे, वर मॉकिंग कॉल्ड नवंबर रिपब्लिक्स। क्योंकि ये नवंबर में हुआ था। वो जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे वो ये चाहते थे कि भाई ठीक है, राजा तो छोड़ के चला गया, भाग गया, तो डेमोक्रेसी को भी एक चांस दे के देख लो, ठीक है। क्या पता भाई जर्मनी का भला हो जाए, जर्मनी कुछ सही वर्क कर जाए, ठीक है। तो वो लोग कौन थे, सोशलिस्ट थे, कैथलिक और डेमोक्रेट्स थे। अब उनको जो है मॉकिंगली, जो कंजर्वेटिव्स थे, मॉकिंगली यानी कि वो उनका मजाक उड़ाने लगे थे, जो कंजर्वेटिव्स थे उनको कहा जाता था नवंबर क्रिमिनल। मतलब जर्मनी ने जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है अपने आप को सरेंडर किया, तो दैट मंथ इज टू बी कॉल्ड नवंबर। उन्होंने जर्मनी ने अपने हथियार डाल दिए, सरेंडर कर दिया कि भाई नहीं, अब हम आगे नहीं लड़ सकते हैं। The nickname November Criminal was given to the German politicians who negotiated and signed the armistice which ended the First World War in November 1918. ठीक है। Now, First World War left a deep imprint on the European society and polity. यूरोप की सोसाइटी पे, यूरोप की पॉलिटिक्स पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बहुत ही डीप इंपैक्ट पड़ा। सोल्जर केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियन। अब यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर क्या है, या यहाँ पर कह लो या शुरू से ही कह लो, सोल्जर्स को जो है ना सिविलियंस के थोड़ा सा ऊपर रखा जाता था। सोशलिज्म इन रशिया में भी आपने पढ़ा होगा, कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती थी ऑल ओवर द कंट्री में, वहां मिलिट्री लगाई जाती थी, आर्मी लगाई जाती थी। और आर्मी एक ऐसी चीज है, या सोल्जर्स एक ऐसी चीज है जो देश में, किसी कोई भी देश हो, आपका देश हो, हमारा देश हो, कोई भी कंट्री हो, वहां पर कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है, आर्मी जो है, मिलिट्री जो है, उस प्रॉब्लम को जो है कंट्रोल कर लेती है। अगर एक बार आर्मी लगा दी गई तो आर्मी जो है वो किसी भी तरीके के अगर दंगे फसाद कुछ भी हो जाता है तो आर्मी जो है वो जैसे तैसे जो है कंट्रोल कर लेती है। ट्रेडिशन टाइप चला आ रहा है, ये कह सकते हो आप, कि इस ट्रेडिशन के दौरान सोल्जर्स को जो है हमेशा सिविलियन से ऊपर रखा गया। अब जर्मनी में क्या हुआ कि जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है सोल्जर्स को और ज्यादा जो है ना और ज्यादा रिस्पेक्ट मिलने लगी, और ज्यादा उनको ऊपर रखा गया सारे सिविलियंस को। मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंचेस लाइफ, मीडिया ये कहती थी कि भाई जो आर्मी की लाइफ है बड़ी अच्छी होती है, बड़ी हैपनिंग होती है, बहुत बढ़िया होती है। ट्रेंच में जो लोग रहते हैं, ट्रेंच लाइफ मतलब ये होता है, ये आपको ट्रेंच दिख रहा है, ये जो दिख रहा है आपको पिक्चर में, ये ट्रेंचेस होते हैं। ट्रेंचेस क्या होते हैं, जमीन के अंदर जो है वो गुफाएं बनाई जाती हैं, ठीक है, पतली पतली गलियां टाइप बनाई जाती है, वो जमीन के अंदर 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 चलती चली जाती हैं, उन्हें ही हम कहते हैं ट्रेंचेस। और वो ट्रेंचेस इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि ऊपर से जो बॉम्बार्डिंग होती है, जब भी लड़ाई होती है किसी भी देशों के बीच में, उस वॉर के दौरान ट्रेंचेस बनाए जाते हैं जो भी बॉम्बार्डिंग होती है उससे बचने के लिए। लेकिन एक्चुअली में खैर ऐसा नहीं होता है, सोल्जर्स कभी भी जो है हैपनिंग लाइफ तो खैर नहीं जीते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है, बहुत सारी चीजें जो है वो सोल्जर्स को करना उनकी मजबूरी भी बन जाता है, क्योंकि वो अपने देश की आर्मी को संभाल रहे हैं, क्योंकि वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें अपने देश को बचाना
एनी हाउ ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, ये उनकी एक ड्यूटी बन जाती है, उन्हें अपने देश के लिए लड़ना है। बट इन रियलिटी में क्या था, सोल्जर्स लिव्ड मिजरेबल लाइव्स इन दीज ट्रेंचेस, ट्रैप्ड विद रैट्स, फीडिंग ऑन corpses. They faced poisonous gas, enemy shelling and witnessed their ranks reduce rapidly. लेकिन असलियत में ये फैक्ट है, आज भी किसी भी आर्मी में आप चले जाओ, किसी भी कंट्री की आर्मी में चले जाओ, ये फैक्ट है कि इंडियन आर्मी की लाइफ जो है वो हैपनिंग कुछ भी नहीं होती है। उन्हें ट्रेंचेस के अंदर जो बहुत ही मिजरेबल लाइफ जीनी पड़ती है, दुख भरी जिंदगी जिसे आप कहते हो, चूहों के बीच में रहना पड़ता है, अपने आप को जिंदा रखना है। हो जाता है कि भाई अगर खाना नहीं है तो आपको सांप कैसे मार के खाना है, रैट्स के ऊपर वो कई बार चूहे भी मार के खाते हैं, मेंढक भी मार के खाते हैं, वो आपको जिंदा रखना है। कई बार उनको बहुत ही खतरनाक गैसेस का सामना करना पड़ता है, पॉइजनस गैस, ठीक है, एनिमी जो बम्बार्डिंग हो रही है, दुश्मन की तरफ से जो बम्बार्डिंग हो रही है, उसका सामना वो हर समय करते रहते हैं। वो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आर्मी वालों के लिए। नाउ साथ में इसमें यहां ये भी कहा जाता था, ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर मैन टू बी एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग, मैस्कुलिन। ये बोला जाता था कि मत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ऐसा मतलब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक। भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है लोगों के अंदर ये चीजें आई कि आर्मी के जो लोग होते हैं वो मेंस टू बी एग्रेसिव होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, मैस्कुलिन होने चाहिए। जरूरी नहीं है जो एनसीईआरटी में लिखा हो वो हो, ठीक। वॉर का ये भी प्रोपोगेंडा था, एग्रेसिव वॉर प्रोपोगेंडा, एंड द नेशनल ऑनर बिकेम इंपॉर्टेंट। नेशनल ऑनर है, नेशनल ऑनर कौन है भाई, अगर तुम अपने देश से प्यार करते हो तो तुम्हें देश के लिए मर मिटना चाहिए। प्रोपोगेंडा स्टार्ट करने लगे कि भाई जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमारे साथ जो इतना ह्यूमिलेशन हुआ है जर्मनी के साथ, जर्मनी के लोगों के साथ, ठीक है, तो बहुत एग्रेसिव हो गए लोग, इस तरीके का प्रोपोगेंडा करने लगे, मीडिया वगैरह में इस तरीके की चीजें दिखाने लग गए कि भाई हम उसका बदला जो है हम लेकर रहेंगे। डेमोक्रेसी कुड नॉट सर्वाइव द इनस्टेबिलिटीज ऑफ इंटर वॉर यूरोप। तो ये यूरोप में जो ये इंटर वॉर चल रही थी, यूरोप के देशों में आपस में जो वॉर चल रही थी, अलायंस में, सेंट्रल पावर में, तो इसकी वजह से जर्मनी में, स्पेशली जर्मनी में और बहुत सारी ऐसी कंट्री थी जहां पर डेमोक्रेसी तो भाई अब सर्वाइव नहीं कर पा रही। स्पेशली जर्मनी में डेमोक्रेसी नहीं सर्वाइव कर पा रही थी, डेमोक्रेसी लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, और इसके चलते वहां पर हो गया पॉलिटिकल रेडिकलिज्म। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म हो गया जर्मनी में, और इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया। अब अलायंस ने जो है जो लड़ाई कर रही थी उसमें जर्मनी था, ऑस्ट्रिया हंगरी और जो इटली था, तो मतलब इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ भी अलायंस ने इसी तरीके की जो आपने ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जो मैंने अभी बताई, उनके साथ भी बहुत ही ह्यूमिलेटिंग सारी चीजें करी, लेकिन जर्मनी के साथ कुछ ज्यादा ही बुरा किया, क्योंकि वो भी यही मानने लग गए थे अलायंस कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई है वो सिर्फ और सिर्फ जर्मनी की वजह से हुई है। अब व्हाट इज पॉलिटिकल रेडिकलिज्म? पॉलिटिकल रेडिकलिज्म ये था कि वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करते थे। द बर्थ ऑफ अ वेमर रिपब्लिक कोइंसाइडेड विद द रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ द स्पार्टिस्ट लीग। अब यहां पर एक और ऑर्गेनाइजेशन बन के सामने आया, रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग हुआ स्पार्टिस्ट लीग का, ऑन द पैटर्न ऑफ द बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन रशिया। ये चाहते थे कि जर्मनी में आए सोशलिज्म टाइप की सरकार आए, ठीक है, जो रशिया में थी, ठीक है, यूएसएसआर में जिस तरीके की जो बोल्शेविक का पैटर्न, इट्स अ काइंड ऑफ अ डिक्टेटर, मतलब एक तरीके का डिक्टेटरशिप ही होती है, पर प्रॉपर डिक्टेटर भी नहीं होती है। सो डिमांड फॉर द सोवियत स्टाइल गवर्नेंस। ऑपोजिशन, इनके ऑपोजिशन में कौन थे? सोवियत सोशलिस्ट, डेमोक्रेट एंड कैथलिक्स मेट इन वेमर। अब यहां पर जो है ना, यहां पर दो तरीके के ग्रुप हो गए थे, जो कम्युनिस्ट वो थे, कम्युनिस्ट वर्सेस सोशलिस्ट हो गए थे, ठीक है। सोशलिस्ट तो वो थे जो कि डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, और कम्युनिस्ट वो थे जो डेमोक्रेसी के खिलाफ थे। तो वेमर रिपब्लिक ने क्या किया, जैसे तैसे करके जो है एक गुट बना के, एक ऑर्गेनाइजेशन बना के स्पार्टिस्ट लीग को जो है जैसे तैसे हरा दिया, हटा दिया बिल्कुल जर्मनी से। ओल्ड वेटरन्स को लेकर, ओल्ड वेटरन्स मतलब जो पुराने आर्मी के जो रिटायर्ड पर्सन थे, वो आर्मी से जो सोल्जर्स रिटायर्ड हो जाते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताएंगे। नाउ स्पार्टिस्ट लीग वर्सेस वेमर रिपब्लिक। वेमर रिपब्लिक क्रैश द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ अ वॉर वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फ्री कॉर्प्स। तो इसका जो नाम था वो था उस ऑर्गेनाइजेशन का फ्री कॉर्प्स। स्पार्टिस्ट लेटर फाउंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। स्पार्टिस्ट ने क्या किया, बाद में अपनी एक कम्युनिस्ट पार्टी बनाई। स्पार्टिस्ट लीग वही थी कम्युनिस्ट पार्टी जो कि डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करती। बोथ रेवोल्यूशनरीज एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट क्रेव्ड फॉर रेडिकल सॉल्यूशन। अब दोनों ही रेवोल्यूशनरी पार्टीज जो थी वो दोनों ही लड़ाई झगड़े से, यानी कि दोनों ही क्रांतिकारी तरीकों से जो है वो
सॉल्यूशन चाहती थी कि भाई ऐसे तो नहीं होगा, मतलब जर्मनी में इस तरीके से कोई भी चीज स्टैब्लिश नहीं हो पाएगी, तो दोनों ही लड़ाई झगड़े से क्रांतिकारी तरीकों को अपनाना चाह रही थी। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वॉज heightened by the economic crisis in 1923। अब यहाँ पे क्या हुआ, 1923 में जो है जर्मनी में आ गया था बहुत ही इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है, बहुत बड़ा जर्मनी में इकोनॉमिक क्राइसिस आया, और उस इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते जो पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन था वो इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों आया 1923 में? जर्मनी fought the war largely on loans and had to pay war repression in gold, which further resulted in gold depletion। जर्मनी के पास तो पैसा तो था नहीं, 1923 तक जर्मनी जितना पैसा दे सकता था उतना पैसा जो है अलायंस पावर को दिया। अब उसे पैसा देने के लिए पैसा पहले उसको चाहिए भी तो ना, ठीक है, तो क्योंकि उसके ऊपर वॉर का पूरा गिल्ट डाल दिया था कि जो वॉर हुई है, जो वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई है, अलायंस ने बोला वो आप ही की वजह से हुई है, इसलिए अब आपको वो पूरा का पूरा गिल्ड जो है, वो पूरा रिप्रेशन जो है हमें देना पड़ेगा। ऐसा मतलब गोल्ड में, सोने के भाव में जो है उनसे पैसा मांगा जा रहा था। जर्मनी में इटसेल्फ, जर्मनी में जो है गोल्ड की जो है कमी हो गई, क्योंकि उसके पास था ही नहीं इतना पैसा कि वो जो है चुका पाता। वो तो फ्रांस ने, अलायंस कंट्री ने जितना गोल्ड था और गोल्ड की जितनी प्लेसेस थी, गोल्ड की एक प्लेस थी वहां पे रूड जिसका नाम है, ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो वो उन लोगों ने, अलायंस पावर ने पहले ही ले ली थी, तो उसके पास चुकाने के लिए पैसा था ही नहीं। अब भाई कैसे चुका है? 1923 जर्मनी रिफ्यूज टू पे रिप्रेशन। अब 23 के बाद जो है जर्मनी ने पैसे देने के लिए साफ मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया इसके लिए। फ्रांस ऑक्युपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया रूर। अगर किसी भी कंट्री को पैसा चाहिए तो पैसा, उस कंट्री के पास पैसा हो उससे पहले उसे पैसा कमाना पड़ेगा। पैसा वो कैसे कमाएगा? पैसा तब कमाएगा जब वो अपनी कंट्री में डेवलपमेंट करे। डेवलपमेंट कैसे करेगा? जब उसके पास वो इंडस्ट्रियल एरिया होगा, कोल के रिजर्व फील्ड्स होंगी, जब भाई इंडस्ट्रीज में काम होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, प्रोडक्ट्स बनेंगे, बाहर जाएंगे, वहां से पैसा आएगा, तभी तो जर्मनी अलायंस कंट्री को दे पाता। जर्मनी रिटेलिएटेड विद पैसिव रेसिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली। इनकी मदद के लिए, मतलब जर्मनी की मदद के लिए अब यहां पर उतरे आपके यूएसए, ठीक है। यूएसए ने सोचा भाई जर्मनी को अगर अपना लोन जो है उधार चुकता करना है तो उसके पास जब पैसे होंगे तभी तो वो चुकता करेगा। तो यूएसए ने सोचा कि चलो भाई मैं लोन दे देता हूं, जर्मनी को मैं लोन दे देता हूं, वो उससे डेवलपमेंट करेगा, डेवलपमेंट करके जो पैसा वो कमाएगा फिर वो अलायंस कंट्री को धीरे धीरे वो सारा का सारा लोन चुकता कर देगा। लेकिन उसके यूएसए के देने से पहले, यहां पर लोन देने से पहले जर्मनी ने क्या किया कि भाई पैसा तो है नहीं मेरे पास, पैसे की कमी है। उसने क्या किया, मतलब मुझे नहीं लगता बाकी कंट्री ऐसा सोचती है या नहीं सोचती, या कोई इंसान अगर ऐसा सोचेगा उसके पास पैसा नहीं है तो वो कुछ छापने लग जाए, ऐसा होता नहीं है, कोई भी कंट्री ऐसा नहीं सोचती है। लेकिन जर्मनी ने ऐसा सोचा। जर्मनी ने क्या किया, रेकलेसली बहुत ही हाई लेवल पर जो है उसने पैसा छापना शुरू कर दिया। बहुत पैसा छापा। तो छापने की वजह से क्या हुआ, उस समय जर्मनी था, उसके पैसा था, जब वहां की जो करेंसी थी उसको मार्क बोला जाता था, तो वैल्यू ऑफ अ जर्मन मार्क फेल डाउन, प्राइजेस सोड, यानी कि जब इतना पैसा छापने लग गया वो, एंड देयर वाज हाइपर इन्फ्लेशन। इतना पैसा छापा कि उसके पैसे की जो वैल्यू थी वो जो थी अमेरिका के अकॉर्डिंग, जब भी कोई भी पैसे की वैल्यू हम लगाते हैं तो वो अमेरिका के डॉलर के हिसाब से, किसी भी पैसे की, किसी भी कंट्री के पैसे जो वैल्यू है वो अमेरिका की करेंसी की वैल्यू के हिसाब से उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्योंकि अमेरिका का $1 जो है जैसे इंडिया के 89, 99 या 90 रुपीज के जो है बराबर है। उस समय क्या था कि अमेरिका का $1 जर्मनी का 25,000 रुपए, जो 25,000 जो मार्क थे उसके बराबर हो गया था। इतनी वैल्यू डाउन हो गई थी, और इतनी वैल्यू जब डाउन हो जाती है तो उसे बोला जाता है फिर देयर वाज इन हाइपर इन्फ्लेशन। एक होता है इन्फ्लेशन जहां पे वैल्यू, करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाए, लेकिन अगर 50% से भी और डाउन हो जाए तो वो हाइपर इन्फ्लेशन में आता है। एक हो जाता है आपका वैल्यू डाउन होना, एक बहुत ज्यादा जब वैल्यू डाउन हो जाती है, जैसे मैंने आपको बताया अगर 50% से भी और नीचे अगर वैल्यू डाउन हो गई 75%, ठीक है, तो वहां पर आ जाता है हाइपर इन्फ्लेशन। तो वहां पर अगर कोई ब्रेड वगैरह, जब ब्रेड शॉप पे जब लेने जाता था ब्रेड, क्योंकि ऑब्वियसली यूरोप में ज्यादातर जो है वीट वो रोटी या चपाती के फॉर्म में नहीं खाया जाता है, वो ब्रेड के फॉर्म में खाया जाता है। तो ब्रेड लेने भी जो लोग जाते थे ना तो वो बैग्स में पैसा भर के लेकर जाते थे, क्योंकि वैल्यू डाउन हो गई थी मार्क की। व्हाट कॉजेज हाइपर इन्फ्लेशन? बेसिकली हाइपर इन्फ्लेशन होता क्या है, ठीक है। सो हाइपर इन्फ्लेशन इज व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज राइज मोर देन 50% इन अ मंथ। इट स्टार्ट व्हेन अ कंट्रीज गवर्नमेंट बिगेन प्रिंटिंग मनी टू पे फॉर इट्स स्पेंडिंग। जब कंट्री जो है बहुत ज्यादा पैसा छापने लग गई अपने स्पेंड्स, अपने जो उनके ऊपर कर्जा है उसको निपटाने के लिए, तो जो करेंसी है उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। एज द गवर्नमेंट इंक्रीज द मनी सप्लाई
price rise as a regular inflation instead of tightening the money supply to stop inflation. तो गवर्नमेंट की प्रिंटिंग मोर, और जब बहुत ज्यादा टू मच करेंसी सोरिंग अराउंड द प्राइसेस का, जब बहुत ज्यादा मनी छपने लगे, बहुत ज्यादा पैसा जब छपने लग जाता तो प्राइसेस जो है प्रोडक्ट्स के, चीजों के प्राइसेस 50% से भी ऊपर बढ़ जाते हैं. अमेरिकन्स इंटरवेंड एंड बेल्ड जर्मनी आउट ऑफ द क्राइसिस बाय इंट्रोड्यूसिंग द डॉविस प्लान. सॉरी, तो डॉविस वहां के अमेरिका के एक इकोनॉमिस्ट थे, बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट के होने के नाते उन्होंने जर्मनी को इस डेप्थ से बाहर निकालने के लिए उन्होंने अपना एक डॉविस प्लान जो है इंट्रोड्यूस किया. अकॉर्डिंग क्या था कि यूएसए जो है वो लोन देगा जर्मनी को. यूएसए लेंड्स मनी जर्मनी विच इज स्पेंड ऑन अ बिल्डिंग अप अ जर्मन इकोनॉमी. पैसे की फॉर्म में लोन देगा, ठीक है, और जर्मनी क्या करेगा, उससे अपना डेवलपमेंट करेगा, बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, ये सारी कुछ तैयार करेगा, अपना पूरा डेवलपमेंट करेगा. और जर्मनी से, और फिर जर्मन जब उस वो डेवलपमेंट होगा, उससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, जो भी कमाएगा जर्मनी, तो जर्मनी यूजेस दिस मनी टू बिल्ड इटसेल्फ, अपने आप को खड़ा करेगा जर्मनी. फिर वापस जो है ये फ्रांस को है पैसा देगा, जो भी कर्ज है वो फ्रांस को दोबारा देगा. अब फ्रांस जो है पे बैक करेगा वॉर लोन्स टू द यूएसए, और फ्रांस दोबारा जो है यूएसए को जो है लोन जो है पे बैक करेगा सारा पैसा जो फ्रांस ने यूएसए से लिया था. यूएसए जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड शुरू से ही काफी पावरफुल कंट्री रहा है, ठीक है. पावरफुल कंट्री के होने के साथ साथ काफी रिच कंट्री भी रहा है. द रिचेस्ट कंट्री, वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री रहा है यूएसए, ठीक है. साथ ही ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन, यूएसए और रशिया. शुरू से अमेरिका और रशिया जो, सॉरी, शुरू से अमेरिका और रशिया काफी रिचेस्ट कंट्रीज में से एक है. तो यूएसए से वॉर के टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जो पैसा लेती थी, लोन लेती थी, बहुत सारी चीजें लेती थी. आर्म्स एंड एमिशंस लेना. आज भी अगर आप देखोगे, जैसे अभी किसकी लड़ाई चल रही है, कई देशों की लड़ाई चल रही है, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है. तो रशिया को यहां पर सपोर्ट करने आ गए हैं आपके चाइना. आज भी वही हो रहा है. आज के टाइम पे, आज के सिनेरियो से अगर आप बैक की कुछ चीजों को आज के उससे मिलाएंगे तो वो भी सेम होगा. रशिया को सपोर्ट कर रहा है चाइना, यूक्रेन को यहां पर सपोर्ट कर रहा है ऑब्वियसली वन एंड ओनली यूएसए. तो और साथ साथ यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है पूरे के पूरे नाटो देश, और नाटो देश में करीब 35 आपकी कंट्रीज आती है. पूरी 35 कंट्रीज जो है वो पूरा यूक्रेन को सपोर्ट कर रही हैं, इसलिए क्योंकि यूएसए नहीं चाहता है कि रशिया जो है वो आने वाले टाइम में, क्योंकि रशिया इज ऑल्सो वन ऑफ द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड. अमेरिका नहीं चाहता है रशिया जो है सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड बने. वैसे भी जो है डायरेक्ट लड़ाई में वैसे नहीं कूदा है, लेकिन हथियार वगैरह यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है, नाटो को भी सप्लाई कर रहा है और यूक्रेन को भी सप्लाई कर रहा है. पैसा भी दे रहा है, हथियार सप्लाई कर रहा है, बॉम्ब सप्लाई कर रहा है, आर्म्स, एम्यूनिशन, सब चीज सप्लाई कर रहा है. अब जब वॉर खत्म होगी तो ये सारा का सारा पैसा अमेरिका को, ये जितनों ने पैसा लिया है, जितनों ने लोन लिया अमेरिका से, नाटो कंट्री हो गई, यूक्रेन हो गई, ये सब इसको वापस भी करेंगे. ये तो आज भी वही हो रहा है जो 1914 में या 1933 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हुआ. अब यहां पर आ जाता है आपका बहुत इकोनॉमिक डिप्रेशन. यहां पर आ गया, यहां पर ऑल ओवर द, जर्मनी में नहीं है, ऑल ओवर बहुत सारी कंट्रीज में जो है इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया, क्योंकि यूएसए ने बहुत सारी कंट्रीज को लोन दे रखा था. लोन देता रहा. जब तक तो इसके पास था तब तक तो अमेरिका बहुत सारी कंट्रीज को लोन देता रहा, ठीक है. फाइनली हुआ क्या, एक टाइम पर आकर इसने जर्मनी को भी लोन देने से, जर्मनी को और भी कंट्रीज को, जर्मनी को ज्यादा पैसा दे रहा था, बट एक टाइम पे जब यूएसए के पास भी पैसा खत्म हो गया तो इसने जर्मनी को पैसा देने से मना कर दिया. तो जर्मन इन्वेस्टमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल recovery were totally dependent on short term loan from the USA. जर्मनी जो था अब वो पूरी तरीके से यूएसए पे शॉर्ट टर्म लोन जो यूएसए देता था जर्मनी को, पूरी तरीके से जर्मनी उसी पे ही डिपेंड. दिस सपोर्ट वाज विड्रॉल व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929. यानी कि अब 1923 से 1929 तक तो अमेरिका जो था वो जर्मनी को पैसा देता जा रहा था. अब यूएसए के पास हो गया पैसा खत्म, और यूएसए की जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है, जैसे हमारे यहां पर बॉम्बे में स्टॉक मार्केट है, ठीक है, मुंबई में है स्टॉक मार्केट एक्सचेंज. स्टॉक मार्केट एक्सचेंज क्या होता है, यहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं, बहुत स्पेशली बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं, वो लोग अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, ठीक है. पैसा किस फॉर्म में लगाते हैं, वो शेयर के फॉर्म में लगाते हैं. वो प्रोडक्ट्स के शेयर लेते हैं, लाखों करोड़ों के शेयर्स लेते हैं, और अगर उन शेयर्स की वैल्यू कम हो जाती है
तो जो है इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाता है। शेयर्स की वैल्यू कैसे कम हो जाती है, यानी कि किसी प्रोडक्ट की अगर वैल्यू कम हो गई तो शेयर्स की भी वैल्यू कम हो जाएगी। करोड़ों के शेयर्स खरीदते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन, तो स्टॉक मार्केट एक्सचेंज जो है वो पूरा धड़ाम से गिर पड़ेगा। यानी कि जो इकोनॉमी है उसमें पूरे पैसे की, प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो गिर जाएगी। उसी तरीके से अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज जो है उसको कहा जाता है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, वो क्रैश हो गया, उसकी पूरी वैल्यू गिर गई, इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? फियरिंग अ फॉल इन प्राइसेस, पीपल मेड फैंटास्टिक एफर्ट टू सेल देयर शेयर्स। ठीक है, अब लोग जो थे अपने शेयर्स, जितनी वैल्यू उनको मिल रही थी उतनी वैल्यू पे फटाफट फटाफट अपने शेयर्स जो थे वो बेचने पे लगे हुए थे। नो वन सिंगल डे 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड, और करीब करीब 24 अक्टूबर को अमेरिका में 13 मिलियन शेयर्स जो थे वो बेच दिए गए। 1929 से लेकर बिटवीन 1932 तक नेशनल इनकम ऑफ द यूएसए फेल बाई हाफ, और 50% जो पैसा था वो यूएसए का जो था वो आधा हो गया। यानी कि गवर्नमेंट के पास अब पैसा रहा ही नहीं। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, 1 करोड़ रुपया अगर गवर्नमेंट के पास है, 1 करोड़ तो नहीं होता है, तो वो 1 करोड़ से वो बच गया आपका 50 लाख पे आ गया। इतना पैसा जो है वो खत्म हो गया गवर्नमेंट के पास से। फैक्ट्रीज शट डाउन हो गई, एक्सपोर्ट फेल हो गया, जो एक्सपोर्ट बाहर जो सामान बेचते थे वो बंद हो गया, बाहर सामान नहीं बेचा जा रहा था। फार्मर्स वर बैडली हिट, फार्मर्स की क्रॉप जो है वो खत्म हो रही थी, क्रॉप सोल्ड नहीं हो रही थी, सरकार क्रॉप नहीं ले रही थी, एंड स्पेकुलेटर्स विड्रू देयर मनी फ्रॉम द मार्केट। और जो मार्केट पे जो स्पेकुलेटर्स होते हैं, जो पैसे जो मार्केट में जो पैसा ब्याज पे देते हैं, रेंट पे जो पैसा देते हैं, उन्होंने सारा का सारा पैसा अपना मार्केट से ले लिया। द इफेक्ट ऑफ दिस रिसेसेस इन द यूएस इकोनॉमी वर फेल्ट वर्ल्ड वाइड, और ये जो यूएसए में जो इकोनॉमी धड़ाम से गिरी, यूएसए के पास जो पैसा खत्म हो गया, ये सारा का सारा इकोनॉमिक डिप्रेशन पूरे वर्ल्ड में, यूएसए में ही नहीं दिखा, पूरे वर्ल्ड में दिखा, क्योंकि हर कंट्री यूएसए से पैसा लेती थी। अब जब यूएसए के पास ही पैसा नहीं रहेगा तो बाकी कंट्रीज के पास भी पैसा कहां से रहेगा? What happened to Germany during the Great Economic Depression? German economy was the worst hit by the economic crisis. अब जर्मनी में क्या हुआ इस इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से? इस इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से जर्मनी जो था वो सबसे ज्यादा हिट हुआ, क्योंकि टोटली जर्मनी जो था वो यूएसए के पैसे पे डिपेंड था। बाय 1932 में क्या हुआ? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज रिड्यूस्ड टू 40%। जर्मनी के इंपैक्ट है 70% जो इंडस्ट्रियल एरिया था वो खत्म हो गया। लोगों के पास 6 मिलियन लोग जो थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए, बिना नौकरी के घूम रहे थे। पीपल केम ऑन स्ट्रीट, लोग स्ट्रीट पे आ गए विद अ प्लेस कार्ड अराउंड देयर नेक सेइंग विलिंग टू डू एनी वर्क। और लोग जो थे ना वो पैम्पलेट लेके घूम रहे थे, अपने गले में पट्टा बांध के वो लोग जो है घूम रहे थे, मतलब पट्टा लगाया था, उस पर बड़ा सा पैम्पलेट यहाँ पर लटका के घूम रहे थे कि हमें आप कोई भी काम दे दो, किसी भी तरीके का काम दे दो। हाथ में भी पैम्पलेट लेके घूम रहे थे, हम वो काम करने के लिए तैयार है, बस हमें खाने के लिए खाना दे दो, हमें पैसा दे दो। क्योंकि जर्मनी में बहुत ज्यादा गरीबी आ चुकी थी, बहुत ही ज्यादा गरीबी आ चुकी थी, भुखमरी फैल चुकी थी, लोगों का कल का पता नहीं था कि खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। बच्चे भूखे सो रहे थे, बड़े भूखे सो रहे थे, और जो लेडीज थी उनके पास मिल्क के लिए पैसे नहीं होते थे कि वो दूध लेकर आए अपने बच्चों को पिलाएं। ठीक है, जर्मनी एक बहुत ही गरीबी की कगार में आ चुका है। के लिए एक टाइम का खाना मिल जाए वही बहुत है कि स्टारवेशन से लोग मर रहे थे। एज जॉब डिसअपियर्स, नौकरी खत्म हो गई थी। द यूथ टुक द क्रिमिनल एक्टिविटीज, और जो वहां का यूथ था, जो वहां के यंग लोग थे, जवान लोग थे, वो धीरे धीरे क्रिमिनल एक्टिविटी करने लग गए, चोरी चकारी करने लग गए, डकैती करने लगे, किसी को मारने लगे, उनसे मार के पैसा लेने लग गए। टोटल डिसअपेयर बिकेम कॉमन प्लेसेस, और जो थे कॉमन प्लेसेस से जो लोग जो थे वो धीरे धीरे टोटली वहां पर कॉमन प्लेसेस से लोग जो थे, कॉमन पीपल, वो डिसअपेयर होने लगे। तो कई ऐसे लोग थे जो कि जर्मनी छोड़ के चले भी गए। तो सेक्शन ऑफ सोसाइटी फिल्ड विद फियर ऑफ प्रोलिटारियनाइजेशन, एंजाइटी ऑफ बीइंग रिड्यूस्ड टू द रैंक ऑफ द वर्किंग क्लास, और द वर्ड्स स्टिल द अनएम्प्लॉयड। यानी कि प्रोलिटाराइजेशन का मतलब होता है यानी कि बहुत ज्यादा गरीबी हो गई थी जर्मनी में, बहुत ज्यादा पुअर, पॉवर्टी बहुत ही ज्यादा, कि वन टाइम उनको अगर मील मिल जाता वही बहुत बड़ी बात थी। बहुत गरीबी, बहुत ज्यादा गरीबी। द लार्ज मास ऑफ पीजेंट्री वाज अफेक्टेड बाय अ शार्प फॉल इन एग्रीकल्चरल प्राइजेस। एग्रीकल्चरल प्राइजेस जो थे वो भी बहुत ही शार्प फॉल उनमें आ गया। मतलब बहुत बड़ा जो मास था पीजेंट्री का, वो एग्रीकल्चर के गिरे हुए प्राइजेस से बहुत ज्यादा परेशान था। वुमेन अनेबल टू फिल देयर चिल्ड्रंस स्टमक वर फिल्ड विद अ सेंस ऑफ अ डीप डिसअपेयर। ठीक है, कि धीरे धीरे लोग जो थे वो मरते जा रहे थे स्टारवेशन की वजह से, भुखमरी की वजह से। तो अनस्टेबल वेहमर रिपब्लिक, तो यहाँ पर जो है ये जो वेहमर रिपब्लिक की जो सरकार थी, जो जबरदस्ती थोपी गई थी अलायंस के द्वारा डेमोक्रेटिक
गवर्नमेंट ये जो थी अनस्टेबल मान ली गई थी। भाई ये अनस्टेबल है, ये जो है जर्मनी का कुछ भी भला नहीं कर पा रही है और ना ये आगे कर सकती है। एट दिस टफ टाइम द गवर्नमेंट ऑफ द जर्मनी फेल टू डू एनी गुड। ठीक है, डिफेक्ट इन द वेमर रिपब्लिक में क्या डिफेक्ट था? Now, proportional representation made an impossible task to achieve majority by one party, which further lead to the rule of colonization. Okay, proportional representation यानी कि जैसे मान लीजिए 30 लोग जो है वहाँ ज्यूज हैं, 50 जो है वहाँ पर आर्यंस जर्मन हैं, ठीक है, और मान लीजिए 20 जो है वहाँ पर जिप्सीज हैं, तो हर 10 के ऊपर एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वहाँ पार्लियामेंट में होना चाहिए। मतलब वहाँ का ये तरीका था कि अगर हर 10 लोगों के ऊपर एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। ठीक है, 30 हैं तो 3 रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए पार्लियामेंट में, 50 हैं तो 5 रिप्रेजेंटेटिव इसमें से होनी चाहिए, 20 है तो 2 रिप्रेजेंटेटिव यहाँ से होने चाहिए। ठीक, आर्टिकल 48 लगा दिया गया था, गेव द प्रेसिडेंट पावर टू इम्पोज इमरजेंसी। इस आर्टिकल के दौरान क्या होता था, जो वेमर रिपब्लिक का कॉन्स्टिट्यूशन था, कि प्रेसिडेंट जो है कभी भी जो है देश में वो लागू कर सकता है, इमरजेंसी लागू कर सकता है। सस्पेंडेड सिविल राइट्स एंड रूल बाय डिक्रीज, यानी कि अपनी मर्जी से रूल करेगा, जो रूल बाय डिक्रीज होता है वो लगा दिया गया था। और सिविल राइट्स यानी कि लोगों के जो राइट्स है, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं यहाँ इंडिया में, ऐसी वहाँ पर लोगों के सिविल राइट्स होते हैं, वो सिविल राइट्स जो है प्रेसिडेंट वो छीन लेगा। नाउ पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम विच सीम टू ऑफर नो सॉल्यूशन। अब लोग तो वैसे ही वहाँ पर वेमर रिपब्लिक को, जो गवर्नमेंट थी उसको वैसे ही लोग पसंद नहीं करते थे, अनस्टेबल थी, कुछ सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रही थी जर्मनी का, इतनी गरीबी हो रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, जॉब्स नहीं थी, तो गवर्नमेंट ठीक नहीं थी, कुछ भी नहीं हो रहा था वहाँ पे ठीक। तो लोगों का अब जो कॉन्फिडेंस था, लोगों का जो ट्रस्ट था, वो जो है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट से जो है, डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट से जो है, अब लोगों का ट्रस्ट जो था खत्म हो चुका था। अब वो नहीं चाहते थे कि डेमोक्रेटिक सरकार जो है वो जर्मनी में रहे, कि डेमोक्रेटिक सरकार जो है हमें नहीं चाहिए। लोगों ने बोला अब हमें जो है कुछ ऐसी गवर्नमेंट आनी चाहिए जो जर्मनी का कुछ भला करे, जर्मनी के लोगों का भला करे, जॉब्स मिले लोगों को, ये भुखमरी से भाई राहत मिले, एग्रीकल्चर खराब हो रहा है, प्रोडक्शन खराब हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरा खराब हो चुका है यहाँ पर। फिर इसके बाद जब ये सरकार पूरी तरीके से खत्म हो चुकी, तो यहाँ पर उसके बाद जो है उदय होता है राइज ऑफ पावर ऑफ हिटलर। बैकग्राउंड टू हिटलर राइज टू पावर, मतलब हिटलर जो है वो पावर में कैसे आया उसका हम थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पर देखेंगे। बॉर्न इन 1889 में बॉर्न हुआ था। बेसिकली ऑस्ट्रिया का रहने वाला था। स्पेंट हिज यूथ इन पॉवर्टी, और इसने अपना जो बचपन और जवानी जो है वो बहुत ही गरीबी हालात में देखा था। ये बेसिकली जर्मनी का नहीं था, ये ऑस्ट्रिया का था, और ऑस्ट्रिया में भी वहाँ पर भी ये बहुत गरीब हालात में रह रहा था। ही एनरोल्ड फॉर द आर्मी व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट हुई उसी दौरान इसने जो है आर्मी में अपने आप को एनरोल कर लिया था, यानी कि जर्मन की जो है ये जर्मन आ गया था क्यों, कुछ रीजंस के वजह से। क्योंकि होता क्या था कि जर्मनी जो था वो ऑस्ट्रिया को पूरा फुल सपोर्ट करता था। ठीक है, वो ये मानता था, क्योंकि ऑस्ट्रिया और जर्मनी की बहुत ज़्यादा बनती थी, पड़ती थी, तो ऑस्ट्रिया को वो मानता था कि ये भी भाई जो है जर्मनी के ही लोग हैं, मतलब यहाँ के जो लोग हैं, ऑस्ट्रिया के जो लोग हैं वो जर्मन के ही लोग कहलाएंगे। इसलिए ये जैसे तैसे किसी तरीके से ऑस्ट्रिया से ये जर्मनी आ गया, और जर्मनी में इसने अपने आप से, तो वहाँ पर ऐसे तो आर्मी में वहाँ पे एनरोलमेंट नहीं होता था। 22 लाख इसका आर्मी में भर्ती हो गया। एक्टेड एज अ मैसेंजर इन द फ्रंट, बिकेम कॉर्पोरल एंड अर्नड मेडल्स फॉर ब्रेवरी। तो ये जो भर्ती हुआ था ये एज अ मैसेंजर हुआ था, क्योंकि उस समय मैसेज एक जगह से दूसरी कंट्री में पहुँचाने के लिए कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन या टेलीफोन्स, मोबाइल फोन्स, ये सारी चीज़ें तो हुआ नहीं करती थी। काफ़ी मैसेज यहाँ से वहाँ ये करने लगा, लोगों के थ्रू मैसेज पहुँचाना। इसके चलते इसे बहुत सारे ब्रेवरी के मेडल्स भी मिले, और मेडल्स मिलते धीरे धीरे ये प्रॉपर आर्मी का जो है सोल्जर टाइप जो है प्रॉपर बन गया। जर्मन डिफीटेड हॉरिफाइड हिम एंड द वर्सेलीज ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस। यहाँ क्या हुआ, 1918 में जर्मन जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो हार गया। अब जर्मनी जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हार गया, जर्मन डिफीट हो गए, बहुत बुरी तरीके से उनकी हार हुई, उन्होंने जो है अपने आप को सरेंडर किया अलायंस के सामने। तो जर्मनी की हार का जो है ना इसके ऊपर बहुत इफेक्ट हुआ हिटलर की के ऊपर। उस दौरान जब वॉर चल रही थी, वॉर का टाइम जो था ये कहीं और चला गया था कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो अभी ये चला गया, तो जब ये वापस आया तो इसे पता चला कि जर्मनी जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार चुका है और सरेंडर कर दिया है। तो जिसकी वजह से इस पर बहुत इफेक्ट हुआ, बहुत ज़्यादा घबरा गया, डर भी गया, इसको बहुत गुस्सा भी आया, बहुत ज़्यादा हॉरिफाइड हो गया कि भाई मैं चला गया, मतलब इतना ज़्यादा इसने सीरियस ले लिया उस चीज़ को कि मैं चला गया, हार गया, मैं होता तो शायद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर
नहीं हारता। 1919 में ही जॉइंड अ स्मॉल ग्रुप कॉल्ड द जर्मन वर्कर्स पार्टी, और इसी के चलते इसने क्या किया, जर्मन में एक छोटी वर्कर पार्टी, छोटा सा ग्रुप हुआ करता था उस टाइम पे, जर्मन वर्कर पार्टी, 1919 में इसने वो ज्वाइन कर लिया। 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारे जर्मन हारा, ठीक है, और 1919 में इसने जो है अब इसने दिमाग में ये सोच लिया कि मुझे अब जो है जर्मनी को वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो बदला है, आपको ये जर्मन समझने लग गया था कि मैं भाई जर्मनी का हूँ, जर्मन मेरा देश है और मुझे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो हम हारे हैं उसका मुझे बदला लेना है। ही सब्सिक्वेंटली टूक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन एंड रीनेम्ड इट द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। और जैसे ही ये इस वर्कर पार्टी में थोड़ा सा फेमस होने लगा, थोड़ी सी स्पीचेस वगैरह थोड़ी ये देता था, बहुत अच्छी स्पीच होती थी इसकी नो डाउट, ठीक है, और थोड़ा सा भाषण ये इसने देना शुरू कर दिया। जैसे ही इसने ज्वाइन किया, जैसे ही थोड़ा सा लीडर बन गया, लीडर बनते साथ ही इसने सबसे पहले जो है जर्मनी की उस पार्टी का नाम चेंज करके नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कर दी, विच लेटर केम टू बी नोन एज नाजी पार्टी। और बाद में इसने इसका नाम जो है रख दिया नाजी पार्टी, जो बाद में चल के नाजी पार्टी कहलाई, नाजी पार्टी नाम से फेमस हुई। 1923 में जब यहाँ जर्मनी जो था ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, जर्मनी ही नहीं ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था, ठीक है, 1923 में हिटलर ने क्या किया, प्लान्ड टू सीज कंट्रोल ऑफ बावारियाज, यस बावारियाज मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पार्क। और हिटलर ने प्लान किया कि बावारिया एक प्लेस है हिटलर के पास, जर्मन के पास में, उसको मैं कंट्रोल करूंगा, और बर्लिन तक पहुंच गया। बर्लिन तो जर्मनी में ही है। ही फेल्ड, वाज अरेस्टेड, ट्राई फॉर ट्रिजन एंड लेटर रिलीज। लेकिन इसकी इस हरकत के वजह से ये हार गया। यहाँ पर इसने कैप्चर करने की कोशिश करी बवारिया और बर्लिन में, लेकिन ये हार गया। इसको अरेस्ट कर लिया गया, पकड़ के उठा के जेल में डाल दिया गया। किसने डाला? वही वेमर रिपब्लिक ने, ठीक है। और उसके बाद थोड़े दिन तक इसको ट्रीजन रखा गया, जेल में रखा गया। उसके बाद में जो है इसको छोड़ दिया गया। छोड़ने के बाद रीजन बिहाइंड नाजीज पॉपुलैरिटी, छोड़ने के बाद अभी ये जैसे ही वहां से बाहर आता है, इसने क्या किया, अपनी नाजी पार्टी की पॉपुलैरिटी करना शुरू कर दिया कि किसी तरीके से मुझे इस पार्टी को जो है और आगे लेके जाना है। टिल 1930, अब 1930 में नो पॉपुलर सपोर्ट टू नाजी को 1930 तक तो कोई पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिला। 1928 नाजी पार्टी गॉट नो मोर देन 2.6 वोट इन द रिचस्टैग यानी कि जो वहां की पार्लियामेंट का नाम होता है रिचस्टैग, ठीक है। तो 1928 में 28 में इसको 2.6% ही वोट मिले। नाजी पार्टी इलेक्शन में खड़ी हुई, पार्लियामेंट में खड़ी हुई और इनको 2.6 वोट ही मिले, ठीक है, 28 में। और वहीं 2-3 साल के बाद 1932 में ये जब वापस आया, 1930 में जब ये वापस आया और 2 साल के बाद इसने इतनी पॉपुलैरिटी, नाजी पार्टी की इतनी पॉपुलैरिटी करी, भाषण दिए, यहाँ वहाँ जाता था और सभाएं करता था। जैसे आज हमारे नेता लोग सभाएं करते हैं, पॉपुलर अपने भाषण देते हैं, हमारी पार्टी को वोट दीजिए, ऐसा होगा, हम आपके लिए ये करेंगे। बहुत सारी इसने जो है वो मैनिफेस्टोज अपने लोगों के साथ रखे, मैं आपके लिए ये करूँगा, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगा, पॉवर्टी खत्म होगी, जॉब्स मिलेंगी, ये सारे इसने वादे इरादे सारी चीज़ें किए और पार्टी को इसने इतना पॉपुलर बनाया कि 2 साल के बाद ही जो है 32 में ही बिकम द लार्जेस्ट पार्टी विद 37% वोट इसको पार्लियामेंट में मिले वहां की रिचस्टैग में। It was during the Great Depression that the Nazi propaganda stirred hope for a better future and the Nazi became a mass movement. अब हुआ क्या, ग्रेट डिप्रेशन तो चल ही रहा था उस समय 23 के बाद, नाजी का प्रोपोगेंडा इतना ज़्यादा बड़ा, इसने इतने ज़्यादा प्रोपोगेंडा करा है लोगों के दिलों में। इसने नाजी पार्टी के लिए, अपने लिए, हिटलर की थिंकिंग्स के लिए, हिटलर की जो उसका वो जैसा सोचता था, इसने इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार किया अपनी पार्टी का कि लोगों को अब नाजिज्म पार्टी के अंदर अपना जर्मन का फ्यूचर दिखने लग गया, ठीक है। होप फॉर अ बेटर फ्यूचर एंड नाजिज्म बिकेम अ मास मूवमेंट। अब लोग जो थे नाजिज्म के साथ यानी कि नाजी पार्टी के साथ यानी कि हिटलर के साथ मास मूवमेंट में जुड़ गए। इसने इतनी पॉपुलैरिटी गेन कर ली इन 2-3 सालों के अंदर, इतना ज़्यादा अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार किया, अपनी थिंकिंग्स का, अपने व्यूज़ लोगों पे थोपने शुरू किए। बहुत ग्रेट इसने प्रोपोगेंडा किया नाजी का, लोगों को जाके बोला कि बताओ नाजी लोग जो है बेस्ट होते हैं, जो जर्मन लोग हैं वो बेस्ट है, नॉर्डिक जर्मन जो रेस है वो बेस्ट है। ये सारी चीज़ें इसने लोगों के दिमागों में जो है बहुत भरपूर तरीके से भर दी और लोगों को अब ये लगने लगा कि, और जो वेमर रिपब्लिक से जो लोग जो थे ना वो खुश नहीं थे कि भाई डेमोक्रेसी तो हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए ना, जो कम्युनिस्ट वाले थे ना वो ये सोचते थे, कम्युनिस्ट लोग जो सपोर्ट करते थे, जो डेमोक्रेसी के खिलाफ थे, वो चाहते थे कि रशिया वाला जो है, सोवियत यूनियन, यूएसएसआर वाली कम्युनिस्ट टाइप की जो है, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट टाइप की जो है सरकार कंट्री में बने, जो कि काइंड ऑफ अ डिक्टेटरशिप होती है। तो वो डिक्टेटरशिप चाहते थे और यहाँ
हिटलर का जो फ्यूचर, वो इन लोगों का, जर्मन का जो फ्यूचर था, वो फ्यूचर में जो वो डिक्टेटरशिप जो था वो ऑलरेडी तैयार हो गया था और हिटलर जो है एज अ डिक्टेटर बन के आ गया था। तो यहाँ तक आते आते जो हिटलर था वो अपनी आर्मी के रैंक भी जो थी ना उसकी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, ठीक है। तो उसको अच्छे काम के लिए उसको वो दिया जा रहा था, प्रमोशन दिया जा रहा था। धीरे 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 करते करते ये जो था इन जर्मन आर्मी का जनरल बन चुका था। जो वहाँ की, बार बार मेरे दिमाग में ना इंडियन आर्मी आता है क्योंकि इंडियन आर्मी ज़्यादा पढ़ाया है। तो जर्मन आर्मी का ये जनरल बन चुका था जब तक इसने अपनी ये नाजी पार्टी की पॉपुलैरिटी गेन करी थी, यानी कि सबसे हाईएस्ट ऑफिसर होता है, जनरल ऑफिसर बन चुका था, ठीक है। सारी पावर इसके हाथ में, सब कुछ इसके हाथ में था और इसने पार्टी भी अच्छा खासा गेन कर रही थी। प्रॉमिसेस, बहुत सारे प्रॉमिसेस किए, पैशनेट लीडर था ये, पावरफुल स्पीकर था, नो डाउट ये अपनी स्पीचेस बहुत अच्छी बोलता था, लोग बड़े इंप्रेस होते थे कि बताता था लोगों को कि हम लोग जो है प्योर ब्रीड है, जर्मन ब्रीड जो है वो प्योर ब्रीड होती है, ठीक है। और यहाँ पर जर्मनी अपने देश से अगर हमें प्यार करना है तो हमें जर्मन ब्रीड पैदा करनी है, हमें जर्मन के ही लोगों को जो है सपोर्ट करना है। इस तरीके की चीज़ें ये लोगों के सामने बोलता था कि अगर हमें अपने देश से प्यार है तो हमें अपने देश के लिए मर मिटना चाहिए, हमें अपने देश में उन्हीं लोगों को रखना चाहिए जो अपने देश से, हमारे देश से, जर्मन से जो प्यार करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे प्रॉमिसेस किए, पैशनेट लीडर था, अपने काम को बहुत ही शिद्दत से ये करता था, मतलब बोलता सब कुछ गलत था, सारी चीज़ें जो भी बोलता था वो सब कुछ गलत ही बोलता था, लेकिन बड़ी शिद्दत से बोलता था उस चीज़ को। प्रॉमिसेस मेड बाय हिटलर, अब क्या प्रॉमिसेस इसने किए? बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना है, अंडू द इनजस्टिस ऑफ वर्सलीज ट्रीटी, जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हुई है उसके थ्रू हम पे जो है बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग चीज़ें जो है अलायंस ने जो है ह्यूमिलेटिंग चीज़ें हमारे साथ करी है, हमें बहुत ह्यूमिलेट किया है, जर्मन के लोगों को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया है, उसका बदला हमें लेना है। हमने हमारी, ये लोग कहते हैं, मतलब अलायंस कहते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हम तुम्हारी वजह से हार गए हैं, अलायंस कहते हैं, तो हमें उसका बदला लेना है। रीस्टोर द डिग्निटी ऑफ द जर्मन पीपल, जर्मन पीपल की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो बेइज्जती हुई है, हमको जो ह्यूमिलेट किया गया है उसका भी हमें बदला लेना है। हमारी अपनी डिग्निटी है, हमारी अपनी रिस्पेक्ट है, उस सब का बदला लेने की भावना, प्रोपोगेंडा ये लोगों के दिलों में नफरत पैदा करने लग गया था, ठीक है। लोगों के दिलों में हेट्रेड पैदा करने लग गया था, ज्यूज के खिलाफ हेट्रेड पैदा कर रहा था, जिप्सीज के खिलाफ हेट्रेड पैदा कर रहा था, कंट्रीज के खिलाफ हेट्रेड पैदा कर रहा था, ठीक है। अलायंस कंट्री के खिलाफ, यूएसए, अमेरिका, ब्रिटेन, इन सब के खिलाफ भी जो है ये हेट्रेड पैदा कर रहा है। सेकंड था एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर वर्क एंड अ सिक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ, यूथ को कहता था कि मैं बहुत सिक्योर फ्यूचर दूंगा, आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूंगा, जो लोग काम की तलाश में हैं उनके लिए काम का बंदोबस्त तो खोला जाएगा, यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप की जाएंगी, फैक्ट्रीज बनाई जाएगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट फिर से होगा, आप लोग बस मेरा साथ दो और मैं जर्मनी में सब कुछ ठीक कर दूंगा, चाहे वो गलत हो या सही हो, लेकिन आप लोगों के लिए वो सही होगा, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस के लिए वो सही होगा, ठीक है। वीड आउट ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंसर्स एंड रेसिस्ट ऑल फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट जर्मनी। ये था कि ये बोलता था कि जितने भी बाहर के जो कंट्रीज हैं जो हमारे जर्मनी के खिलाफ जितनी भी कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, ठीक है, या हमारे जर्मनी के अंदर जितनी भी लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं हमारे खिलाफ, जो बोल रहे हैं नाजिज्म, नाजी पार्टी के खिलाफ जो भी बोल रहे हैं, तो ये बोलता था आप सब वो उन सारी चीज़ों के बारे में मुझे आप बताएंगे, और ये जो भी उसके खिलाफ जाता था उसे उठा के मार डालता था, गैस चैम्बर में भेज देता था, गोलियां से उड़वा देता था, या उनको बहुत ज़्यादा यातनाएं दी जाती थी, बहुत ज़्यादा यातनाएं दी जाती थी। तो ये कहता था लोगों से कि जो भी हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करे अगेंस्ट जर्मनी के खिलाफ, चाहे वो बाहर की फॉरेन कंट्रीज हो, कोई इन्फ्लुएंसर्स हो, कोई भी हो, तो उनके बारे में मुझे आप बताइए, और हम जो है उन सब के खिलाफ जो है हम अपने मतलब हथियार उठाएंगे, हम उन सब के खिलाफ लड़ेंगे, और उन सब के खिलाफ ये हेट्रेड भी पैदा करता था। इसका प्रोपोगेंडा क्या था कि जेप्ट मीर फॉर जेट गिव मी 4 ईयर टाइम्स। तो इसने ये यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर बोला मुझे सिर्फ आप लोग जो है 4 साल का टाइम दो, और मैं 4 साल के अंदर जो है जर्मनी को बिल्कुल ठीक कर दूंगा, जर्मनी को वैसा बना दूंगा जैसा आप लोग चाहते हैं। अब ये बन चुका था आर्मी का जनरल, प्रॉपर बड़ा एक ओहदा इसको मिल चुका था, आर्मी का जनरल बन चुका था। अब जनरल बन के इसने सारी आर्मी जर्मनी की अपने अंडर कंट्रोल में कर ली, और आर्मी वही करती थी जो ये बोलता था। तो नाजीज प्रोपोगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर एज अ मसीहा, नाजी पार्टी जो थी
वो एक ऐसा प्रोपोगेंडा चला रही थी कि वो लोगों को ये बता रही थी कि जिस मसीहा का वो इतने टाइम से इंतजार कर रहे थे कि वेमर रिपब्लिक जो डेमोक्रेटिक सरकार थी वो उन्हें पसंद नहीं आई, और वो चाह रहे थे कि कोई सोशलिस्ट जैसी कम्युनिस्ट जो गवर्नमेंट है वैसी होनी चाहिए, कुछ डिक्टेटरशिप होना चाहिए। वो डिक्टेटरशिप मसीहा जो है वो उनका हिटलर ही है और कोई नहीं है। एंड अ सेवियर एज समवन हु हैड अराइव टू डिलीवर पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस, और कि जिस मसीहा का आप लोग इंतजार कर रहे थे वो मसीहा जो है वो हिटलर ही है, वो अब आ चुका है और ये जो है हमें सारी यातनाओं से, सारी प्रॉब्लम से जो है छुटकारा दिलाएगा। लोग जो है जो इतने डिस्ट्रेस में जी रहे हैं, पॉवर्टी में जी रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं, इन सब से जो है हमें छुटकारा दिलाएगा। जॉब्स नहीं है लोगों के पास, ठीक है, एग्रीकल्चर हमारा बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारा बहुत ज़्यादा जो है सफ़र कर रहा है, इन सारी चीज़ों से हमें आज़ादी दिलाएगा। इंडस्ट्रीज़ हमारी सफ़र कर रही हैं, फैक्ट्रीज़ हमारी सफ़र कर रही हैं और किसी भी तरीके का डेवलपमेंट जो है जर्मनी में नहीं हो रहा है। ये जो है वही मसीहा है जो सारा का सारा डेवलपमेंट करेगा, पॉवर्टी खत्म करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करेगा, ये सब कुछ करेगा। सो डिसीव्स अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ रिचुअल्स एंड स्पेक्ट्रल इन मास मोबिलाइजेशन। अब इसने मास में मतलब लोगों को कलेक्टिवली अपनी पॉलिटिक्स का शिकार बनाया, एक तरीके से पॉलिटिक्स ऑफ रिचुअल्स एंड स्पेक्टकल्स, ठीक है, अपनी पॉलिटिक्स का शिकार बनाया। बल्कि ये ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला था, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें जो है जर्मनी में सुधरी, ठीक है, जैसे आपने नेपोलियन में पढ़ा, नेपोलियन के टाइम पे पढ़ा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन में नेपोलियन ने भी बहुत सारी डेमोक्रेसी वगैरह सब कुछ छीन ली थी, लोगों के अधिकार छीन लिए थे, लेकिन उसने बहुत सारी चीज़ें सही करी, अच्छा किया कि हाँ पॉवर्टी खत्म हुई जर्मनी से, एम्प्लॉयमेंट अच्छा हुआ, इकोनॉमी अच्छी हुई जर्मनी की। नाजी हेल्ड मैसिव रैलीज एंड पब्लिक मीटिंग, बहुत सारी रैलियां करता था, बहुत सारी पब्लिक मीटिंग करता था, ये इसका प्रोपोगेंडा था। लोगों के मन में हेट्रेड पैदा करना अदर कंट्रीज के खिलाफ, लोगों के खिलाफ, जिप्सीज के खिलाफ, जूइश के खिलाफ, कलर्ड पीपल के खिलाफ। बस ये बोलता था कि जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस हैं वो ही सिर्फ जो है उनको जर्मनी में रहने का अधिकार है, बाकी किसी को जर्मन में रहने का अधिकार नहीं। द रेड बैनर विद द स्वास्तिक द नाजी सल्यूट, ठीक है, सल्यूट करने का तरीका इसने जो है ना आर्मी का अलग तरीके से कर दिया था। लाल रंग के रेड कलर का ये बैनर होता था, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, रेड कलर का इसकी पार्टी का जो है ये साइन हुआ करता था, ठीक है, इसकी पार्टी का ये साइन है और जिसपे ये इस तरीके का ये स्वास्तिक का निशान भी आप देख सकते हो ये बना हुआ है, ठीक है, ये इसका पार्टी का साइन, पूरा पार्टी का ये फ्लैग था इसका। Ritualized round of applause after the speeches were all part of this spectral parts। इसने बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी थी, लोगों के ताली बजाने का तरीका अलग कर दिया था, लोग सल्यूट करते थे हिटलर को तो वो अलग तरीके का सल्यूट करते थे, ठीक है, लोग जो है अगर मतलब हम लोग हाथ जो नॉर्मल सल्यूट है वो माथे पे किया जाता है, ये लोग हाथ फैला के जो है हिटलर को सल्यूट करते थे, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो थी वो इसने चेंज। नाउ द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, अब यहाँ पर आते आते हिटलर का इस पैतरे तक आते आते डेमोक्रेसी जो थी वो पूरी तरीके से जो है जर्मनी में से डेमोक्रेसी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। ऑन 30 जनवरी 1933 में हिटलर अपॉइंट एज अ चांसलर। अब हिटलर को जो है जो वहाँ का प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट मिनिस्टर, चांसलर वहाँ की हाईएस्ट पोजीशन मानी जाती थी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ हिडनबर्ग, ठीक है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे हिडनबर्ग, वो जो हिटलर जो कर रहा था वो उनको सही लग रहा था कि जो हिटलर जो कर रहा है ठीक है सही है, उन्होंने क्या किया उसको 1933 में जो है वहाँ का चांसलर बना दिया, जो हाईएस्ट पोजीशन होती है वहाँ के पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। चांसलर बनते ही साथ जो है इसने क्या किया, आफ्टर एक्वायरिंग पावर हिटलर सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ द डेमोक्रेटिक रूल। उसने डेमोक्रेटिक रूल्स जो अब तक चल रहे थे उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही उसने पूरा का पूरा चेंज कर दिया। अ मिस्टीरियस फायर इन जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग इन फरवरी फैसिलिटेट हिज मूव। और उसने क्या किया, ऐसा कहा जाता है कि ये आग जो थी वो उसी ने लगवाई थी, हिटलर ने ही लगवाई थी, कि जर्मनी की जो पार्लियामेंट थी यानी कि जो रिच स्टैट थी वहां पर आग लग गई थी, एक मिस्टीरियस फायर लग गई जिसका आज तक ये नहीं पता लग पाया कि एग्जैक्टली वो किसने किया था। लेकिन जो और हिटलर के अगेंस्ट में है उनका यही मानना है कि वो आग जो है वो हिटलर ने लगाई थी, ठीक। बहुत सारी थ्योरीज के अकॉर्डिंग जिसके तहत इसमें जो शायद प्रेसिडेंट हिडनबर्ग थे उनकी मौत हो गई, कुछ लोग थे जो है इस फायर में जल के राख हो गए थे। हिटलर ने ये मतलब जो है कहा, लोगों से ये कहा, हिटलर ने ये कॉन्स्पिरेसी रची कि भाई ये हमारे जो कंट्री के जो लीडर है, मतलब सिक्योरिटी के नाम पे हमारे कंट्री के लीडर जो है वो सेफ नहीं है, और सेफ नहीं होने की वजह से जो है इसलिए जो है हमें किसने ये आग लगवाई है इस दुश्मन का जब तक हमें पता नहीं चल जाता है तब तक जो है हिटलर ने क्या किया, वहां पर जर्मनी में लगा दी फायर डिग्री। 28 फरवरी 1933 में द फायर डिग्री इनडेफिनिट द सस्पेंशन ऑफ द सिविल राइट। फायर डिग्री लगा दी। फायर डिग्री के अकॉर्डिंग क्या होता था, लोगों के सारे सिविल राइट्स जो है, सिविक राइट्स जो है वो सारे के सारे छीन लिए गए हिटलर द्वारा। जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स अगर हमसे कोई छीन लिए
लिए छीन लिए जाएं तो लाइक द सेम, लाइक द फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आजादी उनसे छीन ली, प्रेस की आजादी छीन ली, असेंबली की आजादी छीन ली, मतलब कोई भी अब पार्टी नहीं बनेगी, असेंबली में किसी तरीके की कोई बैठक नहीं होगी, पार्लियामेंट नहीं बैठेगी, दैट हैड बीन गारंटेड बाय द वेमर कॉन्स्टिट्यूशन। देन ही टर्न्ड ऑन हिज आर्किमिनीज द communist and most of whom were hurried packed off to the newly established concentration कैंप। उसे पता था लोग तो अब तो कुछ कर नहीं पाएंगे, और लोगों को वो उल्लू बना रहा था, बेवकूफ बना रहा था कि भैया फायर डिग्री लगी हुई है, इसलिए मतलब इमरजेंसी, काइंड ऑफ इमरजेंसी लगी हुई है, इसलिए जो है हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और इसके बैक साइड में उसने क्या किया, अब वो घूमा, देन ही टर्न्ड ऑन हिज एनिमी, अब वो घूमा अपनी एनिमीज के थ्रू। उसके एनिमी कौन थे, कम्युनिस्ट, यानी कि जो हिटलर के खिलाफ थे। क्या क्या अपने कम्युनिस्ट जो उसके एनिमीज थे उनको जान से मारना शुरू कर दिया, पकड़ पकड़ के ढूंढ ढूंढ के उनको मरवाता था, अपनी पार्टी से, अपनी आर्मी से, आर्मी को भेजता था, और जो उसके खिलाफ जो भी बोलता था उनको पकड़ पकड़ के मारना शुरू कर दिया। तो कुछ बच्चे कुछ जो रह गए उनको मौत के घाट उतार दिया उसने, और कुछ को कंसंट्रेशन कैंप पे भेज दिया, मतलब जल्दबाजी में वो लोग जो है उन लोगों को जो है कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया। वो भी कंसंट्रेशन कैंप जो था, ये है जो आप पिक्चर में देख रहे हो, ये कंसंट्रेशन कैंप भी जो था वो बेसिकली लोगों को मारने के लिए जो है इसने बनवाया था। नेक्स्ट आता है हमारा इनेबलिंग एक्ट। अब इनेबलिंग एक्ट जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा खराब लॉ माना जाता है, ठीक है। इनेबलिंग एक्ट यानी कि नाम से आपको यहां पर लग रहा होगा, इनेबल करना यानी कि कोई अच्छा काम करना, कोई अच्छी चीज लेकर आना या अच्छा लॉ लेकर आना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हिटलर कुछ भी अच्छा नहीं कर रहा था, जैसे कि आपने अभी तक देखा। 1933 में 3 मार्च 1933 में द फेमस इनेबलिंग एक्ट वाज पास्ड। इसने एक नया एक्ट पास किया, और ये एक्ट जो था वो एस्टैब्लिश करता था डिक्टेटरशिप इन जर्मनी, ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो था जर्मनी का जर्नल तो बन ही चुका था, आर्मी पूरी इसके कंट्रोल में थी, ठीक है। जर्नल था ये जर्मनी आर्मी का, जर्मन आर्मी का, और ज्यादातर डिक्टेटरशिप जो है वही लोग लेकर आए हैं जो आर्मी से रिलेट करते हैं, जो आर्मी के हाईएस्ट ऑफिशियल रैंक पर होते हैं। ज्यादातर कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज हैं अब तक रही हैं, और उन कंट्रीज में अगर डिक्टेटरशिप है तो ज्यादातर कंट्रीज में डिक्टेटरशिप कौन लेकर आया है, जो आर्मी का जो हाईएस्ट ऑफिशियल होता है, हाईएस्ट ऑफिशियल रैंक का जो ऑफिसर होता है, वो ही ज्यादातर उन कंट्रीज में डिक्टेटरशिप लेकर आया। इनेबलिंग एक्ट के थ्रू इसने जर्मनी में लागू कर दी डिक्टेटरशिप। चलते पॉलिटिक्स भी इसकी थी, पार्टी नाजी पार्टी भी इसकी थी, ठीक है। नाजी पार्टी का ये हेड, जो कि वहां के लोग सोच रहे थे कि भाई एक डिक्टेटरशिप आया है तो जर्मनी का बहुत सारा भला हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फाइनली वो डिक्टेटर जो है वो आ गया, जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर। इट गेव हिटलर ऑल पावर टू साइड लाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाई डिक्री। अब यहां पर क्या हुआ, हिटलर को इससे सारी पावर मिल गई, और जो साइड लाइन कर दिया उसने पार्लियामेंट की सारी चीजों को जो है साइड लाइन कर दिया, खत्म कर दिया, एंड रूल बाई डिक्री। अब वो डिक्री के थ्रू रूल कर रहा था। डिक्री यानी कि सिविक राइट्स जो थे वो सारे के सारे लोगों के छीन लिए। लोग कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, लोग बोल नहीं सकते, लोग को किसी तरीके का, जैसे आपने यहां पर पढ़ा, लोग प्रेस की सारी आज़ादी छीन ली, कोई असेंबली नहीं बना सकता, कोई दूसरी कोई पार्टी भी नहीं बना सकता। ऐसा भी नहीं है कि कोई दूसरी पार्टी बना के कुछ और खड़ा कर ले, कुछ इलेक्शन में खड़ा हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। जर्मनी को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में यहाँ पर ले लिया। उसके बाद इसने क्या किया, ऑल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वर बैन एक्सेप्ट फॉर द नाजी पार्टी। सारी पार्टी को इसने बैन करवा दी, और ऑर्गेनाइजेशन हो गई, सब बैन हो गई। स्टेट एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी पे, सब चीजों पे इसने जो है कंट्रोल कर लिया, ठीक है। स्टेट एस्टैब्लिश कंट्रोल, सारे पूरे स्टेट यानी पूरी जर्मनी पे जो है इसने कंट्रोल ओवर कर, इकोनॉमी को कंट्रोल कर लिया, जिसको चाहे नौकरी पे रखता था, जिसको चाहे नौकरी से निकाल देता था। मीडिया पे कंट्रोल कर दिया, मीडिया वही लिखती थी, वही छापती थी जो हिटलर उसे बोलता था, या हिटलर की पार्टी जो बोलती थी। आर्मी इसके कंट्रोल में थी। जुडिशरी को भी इसने अपने कंट्रोल में कर लिया। लोग अगर न्याय की गुहार लगाते तो किससे लगाते, क्यों? अगर जुडिशरी के पास जाते हैं तो जुडिशरी में भी वही फैसला सुनाया जाता जो कि हिटलर कहेगा, यानी जुडिशरी भी जो है वो हिटलर के अगेंस्ट नहीं जाएगी। साथ ही साथ जूइस वर नॉट अलाउड टू सिविल सर्विसेज प्रोफेशन। जूइस जो थे, जूइस से तो वो वैसे ही नफरत करता था, और इसका प्रोपोगेंडा सिर्फ यही था कि पूरे जर्मनी में जो है जूइस के खिलाफ जो है हेट्रेड फैलाई जाए, लोगों के बीच में, लोगों के दिलों में, लोगों के दिमाग में। सिविल सर्विसेज जो है जूइश से जो है ले ली गई थी। वो लोग सिविल सर्विसेज यानी कि जैसे हमारे यहाँ होती है, आपका आईएएस सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स देते हैं हम, एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, यहाँ पर यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी के मेनली, एसएससी के नहीं, ठीक है, जिसके थ्रू आईएएस बनते हैं, आईपीएस ऑफिसर बनते हैं। तो ये सारे सिविल सर्विसेज ले लिए गए जूइस से। स्पेशल सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेज वर क्रिएटेड टू कंट्रोल। इसने क्या किया, लोगों पे निगरानी करना शुरू कर दिया। हर अलग अलग तरीके की इसने स्पेशल पुलिस बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। और वो पुलिस कैसी होती थी, वो जो है लोगों
पे निगरानी रखती थी। सर्विलेंस का मतलब होता है लोगों पे निगरानी। सर्विलेंस कैमरा होते हैं ना, तो कैमरा क्या करते हैं, लोगों पे निगरानी रखते हैं। उसी तरीके की इसने पुलिस बनाना शुरू कर दिया, सिक्योरिटी फोर्सेस बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। स्टॉर्म ट्रूपर्स, इसकी जो अलग अलग जो पुलिस जो इसने बनाई थी, अलग अलग जो सिक्योरिटीज बनाई थी, उसके नाम थे ये स्टॉर्म ट्रूपर्स, एसएस, द प्रोटेक्शन स्क्वाड। उसके बाद गेस्टेपो बनाया इसने, सीक्रेट स्टेट पुलिस बनाई। उसके बाद सिक्योरिटी सर्विस, जिसको एसडी कहा जाता था। हिटलर ने डिक्टेटरशिप लगाई हुई थी, तो डिक्टेटरशिप के वजह से जो है ये सारे लोगों पर जो है नजर रखता था कि कोई मेरे खिलाफ कोई काम तो नहीं कर रहा है। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी में अगर आप किसी के ऊपर ज्यादा निगरानी रखते हैं, ज्यादा सर्विलेंस रखते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट है उनकी प्राइवेट लाइफ में जो है वो दखल अंदाजी कर रही है। डेमोक्रेसी में बहुत सारी चीजों की आजादी रहती है, नो डाउट। इन चारों में जो मैंने आपको अभी ये बताई, इन चारों में सबसे ज्यादा जो खतरनाक जो पुलिस इसने रखी वो थी गेस्टापो, ठीक है। बहुत ही ज्यादा खराब पुलिस की कैटेगरी में ये आती थी। आफ्टर दैट जर्मनी मोस्ट ड्रीडेड क्रिमिनल स्टेट, तो जर्मनी जो था वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा मोस्ट ड्रीडेड क्रिमिनल स्टेट्स की कैटेगरी में जो है वो आ चुका था। और वहीं क्रिमिनल एक्टिविटी भी कैसी कि वहीं का उसी देश का जो है वो उसने अपने आप को प्रेसिडेंट बना लिया था कंट्री का, ठीक है। डिक्टेटरशिप थी तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर सब कुछ वही था। उसी देश की सरकार, उसी देश का प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वो अपने ही देश के लोगों के साथ जो है ये क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा था। द फोर्स हैड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर व्हिच हैड मेड नाजी स्टेट द मोस्ट ड्रीडफुल क्रिमिनल स्टेट। द पुलिस फोर्स एक्वायर्ड पावर्स टू रूल विद इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी वहां पर जो है उसने सबसे खराब पुलिस जो थी उसकी वो गेस्टापो थी, ठीक है। तो अगर उसके खिलाफ कोई भी कुछ भी कहता था तो वो गेस्टापो के अलग अलग चैम्बर्स होते थे, ठीक है, टॉर्चर चैम्बर्स होते थे। टॉर्चर चैम्बर्स होते थे, उसके खिलाफ अगर कोई भी कुछ करेगा हिटलर के अगेंस्ट में तो वो गेस्टापो के टॉर्चर चैम्बर में उनको भेज दिया जाता था, उन्हें यातनाएं दी जाती थी, उन्हें परेशान किया जाता था, भूखा रखा जाता था, मारा जाता था, पीटा जाता था, ठीक है। एंड पीपल कुड नाउ बी डिटेन, सेंट टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप और अरेस्टेड विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर। कोई भी लीगल प्रोसीजर नहीं होता था, कोई जुडिशरी नहीं होती थी क्योंकि जुडिशरी उसके अंडर में होती थी, कोई न्याय नहीं होता था। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी में ट्रायल चलाया जाता है, भाई कोर्ट में पेशी की जाती है, जज के सामने लेकर जाया जाता है कि भाई अगर किसी ने कोई कुछ किया है, कोई एक्टिविटी ऐसी गलत एक्टिविटी गई है तो उसे पनिशमेंट दो। लेकिन ऐसा नहीं होता था। हिटलर के नाजी पार्टी के और हिटलर के राज्य में जो है इस तरीके का चीजें नहीं होती थी। और वहां से गेस्टापो के चैम्बर, टॉर्चर चैम्बर से ये लोग जो था हिटलर उनको कंसंट्रेशन कैंप में भेज देता था और वहां जाकर उनको जो है मौत के घाट उतार दिया जाता था। नेक्स्ट है कि भाई अब हम देखते हैं कि भाई हिटलर ने कोई अच्छे काम किए भी थे, बस उसने यही सब काम किया। तो अब हम देखेंगे हिटलर जर्मनी का रिकंस्ट्रक्शन। हिटलर ने जर्मनी का रिकंस्ट्रक्शन किस तरह से किया और क्या क्या चीजें उसने जर्मनी में करी जिससे कि जर्मनी का कहा जाता है कि रिकंस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है। इकोनॉमी रिकवरी, हिटलर अपॉइंटेड इकोनॉमिस्ट हल्जमार शैटेन फॉर इंप्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ जर्मनी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हिटलर ने जो है बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स था जो है जर्मनी में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत थी, गरीबी हो गई थी, पॉवर्टी हो गई थी, जो कि आपने प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ाई, बहुत ही ज्यादा गरीबी हो गई थी। लेकिन हाँ, हिटलर के राज में एक चीज बहुत अच्छी हुई कि हिटलर के आने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट जो थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई, बिल्कुल भी खत्म हो गई, जीरो हो गई हिटलर के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और लोगों की जो स्थिति थी, लोगों का लाइफस्टाइल था, लोगों का जो स्थिति थी वो सुधरने लगी, साथ ही साथ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने लगा, ये सारी चीजें होने लगी, ठीक। तो हिटलर के टाइम पे एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे जलमार शैटेर। तो उनको जो है इसने हायर किया और उन्होंने जो है कहा कि भाई जर्मनी की कंडीशन जो है हमें इंप्रूव करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, उनका एम था फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सो थ्रू अ स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट की, मतलब जो गवर्नमेंट किसकी थी, गवर्नमेंट थी आपकी हिटलर की, ठीक है। तो उसने क्या किया इकोनॉमिस्ट ने कि भाई हम जो है जो भी कंपनीज लेकर आएंगे, जो भी चीजें लेकर आएंगे वो गवर्नमेंट की होगी, हम किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं बुला रहे अपनी कंट्री में। जिस तरीके से आज भी बहुत सारी कंट्रीज में जो है प्राइवेट कंपनी अपनी अपनी इंडस्ट्री सेटअप करती हैं, फैक्ट्री सेटअप करती हैं। तो हल्जमार शैटेर ने बोला कि हम जो है गवर्नमेंट की ही कंपनी सेटअप करेंगे, फैक्ट्री सेटअप करेंगे, उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। तो उसके चलते क्या हुआ, जर्मनी ने जो है ये उनका एम था कि भाई हम जो है फुल प्रोडक्शन और फुल एम्प्लॉयमेंट हम जो है करेंगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड उन्होंने क्या किया, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए अब क्या हुआ, यहाँ पर जर्मनी में जो है बड़े बड़े सुपर हाईवे बनने लगा, ठीक है। दिस प्रोजेक्ट प्रोड्यूस द फेमस जर्मन सुपर हाईवे ऑन द पीपल्स कार्ड्स
पीपल्स कार द वॉक्सवैगन। तो बहुत बड़े बड़े हाईवे बनने लगे और जो है ना वो आपके पुल्स बनने लगे, ब्रिजेस बनने लगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने लगा। अब वो पुल और ब्रिजेस वगैरह बनाएगा कौन? जर्मन के लोग, ठीक है। तो जर्मन के लोगों को इससे एम्प्लॉयमेंट मिलने लग गया, उनको काम मिला, उनकी स्थिति सुधरने लगी और धीरे धीरे जर्मनी से पॉवर्टी भी खत्म हो रही थी, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने इसके साथ साथ उन्होंने एक और चीज इंट्रोड्यूस करी, फॉक्सवैगन अपनी कंपनी की, अपने नाम की जो है जर्मन की कंपनी की उन्होंने कार लॉन्च कर दी, ठीक है। सो जैसे कि अलग अलग कंपनी के आपने सुना होगा, फोर्ड है, मारुति है, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज की ये लोग हैं। फोर्ड अमेरिका की है, ठीक है, मारुति जो है इंडिया की है जैसे कंपनी, जैसे आपकी होंडा है, होंडा जापान की कंपनी है। तो जर्मनी ने बोला कि उस समय फोर्ड की कारियां ज्यादा आती थी जर्मन वगैरह में और बाकी सारी कंट्रीज में सेल आउट होती थी। तो भाई हिटलर ने बोला कि भाई जर्मनी की कार क्यों फेमस हो, भाई हमारी अमेरिका की कार क्यों फेमस हो, भाई हमारी जर्मन की अपनी कंपनी, हमारी जर्मन की कंपनी की भी कार जो है फेमस होनी चाहिए। और फॉक्सवैगन बाद में जो है चल के बहुत ज्यादा फेमस हुई इनकी कारें और काफी अच्छी कारें होती है जर्मन की, नो डाउट। रिकंस्ट्रक्शन पॉलिटिकल पार्टी, अभी इसने इकोनॉमी में तो बड़ा अच्छा कर रखा था, ठीक है, इकोनॉमी बहुत सुधर गई थी, 0% अनएम्प्लॉयमेंट था, इकोनॉमी बहुत अच्छी करी हिटलर ने। लेकिन पॉलिटिकल वे में जो है, पॉलिटिक्स में जो है हिटलर जो है उसने ज्यादा अच्छा नहीं कर पाया, उसने पूरी पॉलिटिक्स को भी रिकंस्ट्रक्शन कर दिया। इन फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेस, कुछ फॉरेन की पॉलिसीज में भी इसने सक्सेस तो काफी हासिल करी, ठीक है। अब वो फॉरेन पॉलिसीज क्या थी, यानी दूसरी कंट्रीज के साथ जो इसका तालमेल बैठना था, उसमें इसने क्या क्या और नई पॉलिसीज बनाई। चलते 1933 में ही पुल्ड आउट लीग ऑफ नेशन। ही कौन? यानी कि जर्मनी ने लीग ऑफ नेशन से जो है अपने आप को अलग कर लिया। अब लीग ऑफ नेशन क्या है और जर्मनी ने इससे अपने आप को अलग क्यों किया? वो इसलिए था कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दुनिया में हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, ठीक है, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था लीग ऑफ नेशन, ठीक है। और वो ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई? कि भाई दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध ना हो और पीस को कायम करने के लिए ये एक पीस ट्रीटी बनी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी लीग ऑफ नेशन। और लीग ऑफ नेशन का काम था दुनिया में पीस मेंटेन करना। लेकिन लीग ऑफ नेशन जो है वो ये अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाई, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी के बाद जो ये लीग ऑफ नेशन बनाई, ये भी अलायंस ने बनाई थी। अलायंस कौन थे? अलायंस में आपके ब्रिटेन है, फ्रांस है, अमेरिका है, ये सारी कंट्री थी, ठीक है। लेकिन लीग ऑफ नेशन अपना काम सही से नहीं कर पाई या पीस मेंटेन नहीं कर पाई, सारी कंट्रियों को सेटलमेंट नहीं कर पाई, और हो गया आपका दूसरा विश्व युद्ध, यानी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया। अब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ उसके बाद हो गया एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ठीक है, एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाई। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब यूएनओ का भी वही काम था कि पूरे वर्ल्ड में जो है पीस ट्रीटी को कायम रखना और तीसरा विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए। सो यूएन जो था, यूएन जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया था उसका भी यही वर्क था, ठीक है। अब लेकिन अब बनाया तो उसने सेकंड वर्ल्ड वॉर ना, थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो या आगे पीस ट्रीटी मेंटेन की जाए। लेकिन आज आप देख रहे हो आज भी अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर तो नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज जो हैं आपस में लड़ भिड़ रही हैं। तो जर्मनी जो है वो नहीं चाहता था कि जो है लीग ऑफ नेशन जो थी बनी थी, और जो यूएनओ भी बनी उसमें बहुत सारी कंट्रीज जो थी वो थी। लेकिन जर्मनी को क्योंकि अलायंस जो है पसंद नहीं थी, क्योंकि ये लीग ऑफ नेशन या जो यूएनओ है वो आपने अलायंस ने बनाई थी और जर्मनी अलायंस को पसंद नहीं करता था। तो इसलिए क्या किया इसने, अपने आप को सबसे पहले लीग ऑफ नेशन से इसने अपने आप को अलग कर दिया। उसके बाद 1936 में रीऑक्युपाइड द राइनलैंड। राइनलैंड जो अलाइज ने इससे छीन लिया था, फ्रांस ने छीन लिया था, वो राइनलैंड इसने अपने कब्जे में वापस कर लिया, उसे छुड़ा लिया। 1938 में इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया जर्मनी अंडर स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। इसने क्या किया, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रिया हंगरी को जर्मनी में मिला लिया। ये समझ लो आप एक तरीके से ऑस्ट्रिया हंगरी को जर्मनी में मिला लिया। बोला ऑस्ट्रिया हंगरी मेरा दोस्त था, इनकी अच्छी पट्टी थी, अच्छे फ्रेंड्स थे, ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, दोनों कंट्रियां अच्छी फ्रेंड्स थी। तो इसने जो है ऑस्ट्रिया हंगरी को अपने में मिला लिया और कहा भाई जब ऑस्ट्रिया हंगरी हमारा फ्रेंड है, हमारा दोस्त है, तो हम सब जब एक हैं तो भैया एक लोग हैं, एक पीपल है, तो एक अंपायर होनी चाहिए और एक ही लीडर होना चाहिए। और वो लीडर कौन था? इनका हिटलर था वो लीडर। ठीक, इसके बाद क्या किया, हिटलर कैप्चर जर्मन स्पीकिंग सुडेटेनलैंड फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया से उसने जो जर्मन स्पीकिंग वाला जो एरिया था वो था आपका सुडेटेनलैंड। उस जर्मन स्पीकिंग वाला जो पूरा एरिया था उसको जो है हिटलर ने जो है कैप्चर कर लिया। ही हैड द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड। अच्छा, इंग्लैंड का जो था बाद में इसने इंग्लैंड से जो है सपोर्ट मांगा कि विच हैड कंसिडर्ड द वर्सेलिस वर्डिक्ट टू हार्श। ठीक है, सो बाद में जो है इसने इंग्लैंड से सपोर्ट मांगा। ठीक है, और इंग्लैंड जो था वो उसके दिमाग में मतलब ये था कि वो भी कहीं ना कहीं जर्मनी के लिए थोड़ी सी सिंपैथी रखता था। वो उसको ये लगता था कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एलाइज ने जो जर्मनी के साथ किया, उनको नीचा दिखाने के लिए, उनको दबाने के लिए, ठीक है, वो जो है कहीं ना कहीं जो था वो सही नहीं था। ठीक है, तो सही ना होने की वजह से इंग्लैंड जो था इसको थोड़ा सा पीछे से बैक से जो है जर्मनी
को जो है वो सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। साथ ही साथ जर्मनी को इसलिए भी सपोर्ट कर रहा था क्योंकि यूएसए तो था सुपर पावर, शुरू से रहा है सुपर पावर। तो इंग्लैंड के दिमाग में ये भी था कि भाई अगर यूएसए की जो शक्तियां हैं, यूएसए की जो पावर है, अगर उसको थोड़ा सा कम करना है तो जर्मनी और इंग्लैंड जैसी कुछ और कंट्रीज को साथ में मिलकर अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। सो इसलिए जो है इंग्लैंड जो था वो जर्मनी को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन इंग्लैंड को ये नहीं पता था कि आने वाले टाइम पे जर्मनी उसी का ही जो है इस्तेमाल कर सकता है बाद में। Now this quick success at home and abroad seemed to resolve the destiny of the country. ओके, सो इसी के चलते जो है हिटलर ने क्या किया था, अपने जो उसके आसपास की जो कंट्रीज थी उनको भी जो है उसने कैप्चर करना शुरू किया था। वो कैप्चर क्यों किया था? क्योंकि वो अपनी कंट्री में तो डेवलपमेंट इतना नहीं कर पा रहा था, इतना अपनी कंट्री में डेवलपमेंट पे ध्यान देने की बजाय वो उसके दिमाग में मतलब ये था कि भाई आसपास की जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, आसपास की जो छोटी मोटी कंट्रीज है डेवलप्ड है, उनको भैया अपने कब्जे में कर लो, उनको अपने कैप्चर कर लो, ठीक है। डेवलपमेंट देखो दो तरीके से होता है, या आप डेवलपमेंट, मान लीजिए आपको भूख लगी है या कुछ है तो आप खाना बनाओगे या खरीद के लेकर आओगे, ठीक है, तब। लेकिन डेवलपमेंट भी इसी तरीके से होता है, या तो आप अपने घर में डेवलपमेंट करो। तीसरी चीज होती है कि भाई आप छीन के खाना खा लो किसी से, ठीक है। तो जो हिटलर था ना वो ये सोचता था अपनी कंट्री में क्या ही डेवलपमेंट करना, दूसरी जो आसपास की छोटी मोटी कंट्री है उनके जो डेवलप्ड कंट्री है उनको छीन के अपनी कंट्री में जो है वो आप मिला लो। वो ज्यादातर छीनने में या वॉर में ज्यादा इस तरीके की चीजों पे जो है वो बिलीव करता था, ठीक है। लेकिन अब ये सारी बातें जो थी ना वो हजलमार शेशेस को जो है ये पसंद नहीं आई, जिस तरीके से जर्मनी अपनी जो है स्ट्रैटेजी जो है अपनी कंट्री को, जर्मनी को बड़ा दिखाने के लिए, जर्मनी को डेवलप करने के लिए जो अपनी स्ट्रैटेजी बना रहा था, तो जिसकी वजह से हजलमार शेशेस जो थे वो जर्मनी छोड़ के चले गए, ठीक है। नाउ अब क्या हुआ, जो थर्ड पॉइंट ये है कि अब उसे कुछ थोड़ी थोड़ी जो है ना उसको सक्सेस मिलने लग गई थी, ठीक है। अपनी खुद की कंट्री में भी सक्सेस तो वो हो ही गया था, ठीक है। अपनी गवर्नमेंट बना ली, डिक्टेटरशिप लागू कर दी, इकोनॉमी अच्छी हो गई, ठीक है, पॉवर्टी खत्म हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया, बहुत सारी चीजें उसने अपनी कंट्री में अच्छी कर ली, एक इकोनॉमी उसने अपनी कंट्री में अच्छी कर ली, प्रेस, मीडिया, जुडिशरी, सब चीजों को उसने अपने कंट्रोल में कर लिया था। तो यहाँ उसके अकॉर्डिंग यहाँ वो बहुत अच्छे से काम कर रहा था। लेकिन और साथ ही साथ इंटरनेशनली भी उसने इंग्लैंड का सपोर्ट ले लिया, आसपास की कंट्रीज को उसने कब्जे में कर लिया। तो ये सारी जो सक्सेस थी ना उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें जो थी वो क्या थी, उसके लिए सक्सेस का काम कर रही थी। लेकिन ये सक्सेस जो थी वो उसी के लिए रिवर्स हो गई। इस सक्सेस की चलते साथ जो है वो इतनी ज्यादा हाइट पे पहुंच गया था, मतलब 1940 के अराउंड जो था वो अपने कैरियर के बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पे था, ठीक है, बहुत ज्यादा सक्सेस हासिल कर रही थी। और यही सक्सेस हासिल करने के साथ उसने जो है अपनी ही कंट्री की डेस्टिनी जो है वो बदल डाली, चेंज कर डाली, वो उल्टा ही पड़ गया। उसकी सक्सेस जो है उसके लिए ही उल्टी जो है एडवाइस दिया हिटलर को कि भाई किस तरीके से आप जो है अपनी कंट्री के रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं, अपनी कंट्री में डेवलपमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। उसने एडवाइस तो दी हिटलर को अगेंस्ट इन्वेस्टिंग ह्यूजली इन रीआर्मामेंट एज द स्टेट स्टिल रैन ऑन डिफ्लेक्टिव फाइनेंस। अब उसने क्या राय सलाह दी, वो ये दिया कि भाई अभी आप जो है ज्यादा से ज्यादा आर्मामेंट्स में खर्च मत करिए, मतलब आर्म्स एंड एम्बिशन में अभी आप इतना इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि अभी स्टेट जो है वो अभी भी जो है डिफ्लेक्टिव उसमें फाइनेंसिंग में चल, डिफ्लेक्टिंग फाइनेंस यानी कि अभी भी घाटे में चल रहा है, ठीक है। शेसे हैड टू लीव, लेकिन हिटलर ने शेटर की जो है वो एक भी नहीं सुनी। हिटलर ने शेसे की एक भी नहीं सुनी। एज कॉशन पीपल हाउएवर हैड नो प्लेस इन द नाजी जर्मनी, क्योंकि जो कॉशंस पीपल होते हैं ना, यानी कि जो सतर्क रहने वाले जो लोग होते हैं, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखने वाले, अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और जो हिटलर को रोक रहा था कि भाई आप ऐसा काम ना करें जो आपके लिए, हमारी कंट्री के लिए गलत हो जाए, उसे उस चीज से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे लोगों की नाजी जर्मनी में, यानी कि नाजी वाले जर्मनी में, क्योंकि जर्मनी अब सिर्फ नाजी नाम से ही जाना लग गया था, ठीक है, ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं होती है। हिटलर्स वे टू रिकवरिंग द इकोनॉमी, अब हिटलर ने अपना खुद का तरीका ढूंढा कि भाई क्या तरीका हो सकता है कि मैं अपनी इकोनॉमी को अच्छा करूं, मैं अपना डेवलपमेंट अच्छा करूं, और वो यही था, हिटलर चूज वॉर एज द वे आउट ऑफ द अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। उसने यही चूज किया, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नहीं, ये शायद नहीं बताया, सो उसने यही चूज किया कि इकोनॉमिक क्राइसिस को जो है खत्म करने के लिए, जर्मनी में इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आने के लिए उसने वॉर को चूज किया। वॉर कैसी कि आसपास के देशों में जो है कब्जा करो, कैप्चर करो, क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्री है, छोटी मोटी कंट्री पे जो है कब्जा करके जो है आप अपने देश का डेवलपमेंट कर लो। रिसोर्सेज वर टू बी एक्युमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी यही आसपास की कंट्रीज पे जो है कब्जा करके अपनी टेरिटरी बढ़ा लो और वहां से रिसोर्सेज जो है
इकट्ठा कर लो, कलेक्ट कर लो, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रीजन इसी से ही जुड़ा हुआ है। इसी के चलते ये कैप्चर करने के चक्कर में जो है यही चीज जो है इसको उल्टी पड़ गई। और उल्टी क्या पड़ी? वो उल्टी ये पड़ी कि हो गया इसके थोड़े टाइम के बाद कुछ इसने अपनी और जो है स्ट्रैटेजी लगाई, इंटरनेशनली इसने अपनी कुछ स्ट्रैटेजी लगाई जर्मनी ने। जर्मनी शुरू से ही जो है स्टार्ट से ही जो है बहुत ज्यादा हाईलाइटिंग में आना चाहता था, बहुत ज्यादा अपने आप को ना कहते हैं ना अटेंशन देने के लिए इसने ये सारी चीजें करी है, अपने आप का अटेंशन देने के लिए। और इसी अटेंशन के चक्कर में जो है हो गया आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। अब हम यहां देखते हैं इसी कैप्चर करने के चक्कर में 1939 में जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड को इसने कब्जा कर लिया। इसने ये डिसाइड किया कि भाई पहले क्या करते हैं, पहले जो है हम आसपास के देशों के पे जो है कब्जा करते हैं, इसलिए इसने पोलैंड पे कब्जा किया, ठीक है। और जर्मनी आप यहाँ देख सकते हो, ये जर्मनी है, ये है आपका पोलैंड, ठीक है। तो इसने बोला कि भाई बाकी तो जो कंट्री है उन्हें तो बाद में छोड़ो, पहले जो आसपास के देश है उनको मैं कब्जा करता हूँ और उनके रिसोर्सेज, उनका डेवलपमेंट, सारी चीजें हमारे कब्जे में आ जाएंगी। आउटकम इसका ये हुआ वॉर बिटवीन द फ्रांस एंड इंग्लैंड, ये अभी हम बाद में पढ़ेंगे। 1940 के टाइम पर जर्मनी जो हिटलर था स्पेशली, वो अपने बाय द एंड ऑफ द 1940 हिटलर वाज एज द पिनेकल ऑफ हिज पावर, यानी कि उसकी पावर जो थी ना वो चोटी पे था, बहुत ताकतवर हो चुका था जर्मनी अब तक 1940 तक। इसलिए क्योंकि उसने इटली और जापान को जो है अपने साथ मिला लिया था, अपने साथ कन्वेंस कर लिया था। कन्वेंस किस चीज के लिए भैया? कन्वेंस कर लिया था कि अपने साथ वो हमारे साथ मिल जाए और मिलके जो है जो जर्मनी का है उस तरीके से वो लोग तीनों के तीनों मिलके जो है देशों पे कब्जा करना शुरू कर दे। इस चीज के लिए उसने कन्वेंस कर लिया था इटली और जापान को। तो इसको ये प्लान बनाने जो ये इसने पूरा सारा प्लान बनाया, इसको कहा गया ट्राइपार्टाइट पैक्ट वाज साइन बिटवीन जर्मनी एंड इटली। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू स्ट्रेंथन हिटलर्स क्लेम टू इंटरनेशनल पावर। वो अपनी पावर को जो है इंटरनेशनल पावर में बदलना चाहता था। हिटलर्स क्लेम टू इंटरनेशनल पावर, यानी वो तो अपने पावर की पीक पे था ही, उसकी पावर उस समय, जर्मनी की पावर उस समय बहुत ज्यादा हो चुकी थी और वो धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड पे जो है, देश कह रही हूँ, पूरे वर्ल्ड पे जो है वो कब्जा करना चाहता था और अपनी ताकतों को और ज्यादा बढ़ाना चाहता था, ठीक। तो यहाँ पे क्या था, हिटलर जो है वो चलती थी तो इटली और जापान थे तो, लेकिन चलती हिटलर की थी मेन, ठीक है। हिटलर की मेन चलती थी और हिटलर जो चाहता था वो करता था। और वो अपनी पावर को लेकर ना इतना ज्यादा पावरफुल तो वो ऐसे भी हो गया था, अपनी पावर को लेकर वो इतना ज्यादा अंधा हो गया था कि उसे कुछ समझ में नहीं आता था। वो सोचता था जो मैं कर रहा हूँ वो सब कुछ सही है, मैं जैसा कर रहा हूँ जिस भी कंट्री के साथ, लोगों के साथ, जैसा जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो सब कुछ सही है। उसी के चलते जो है क्या हुआ भाई, 1941 में जो है इसने कर दिया एक हिस्टोरिक ब्लंडर। अब क्या हुआ भाई, हिटलर ने सोचा, हिटलर नाउ मूव टू द अचीव हिज लॉन्ग टर्म एम कॉन्करिंग ईस्टर्न यूरोप। अब क्या हुआ भाई, हिटलर ने सोचा, जर्मनी या हिटलर ने सोचा कि मैं जो हूँ आसपास के पोलैंड वगैरह तो कब्जा में हो गया है, ठीक है, सुडेटेलैंड जो है कब्जे में कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, दो तरफ से अब मैं धीरे धीरे यूरोप को कब्जा करने के लिए और अपनी जो है जो कॉन्करिंग मैं करता जा रहा हूँ और जो कॉन्करिंग पावर है मैं उसको और बढ़ाता जाऊँ। ही वांटेड टू एंश्योर फूड सप्लाई एंड लिविंग स्पेस फॉर जर्मन्स। साथ ही साथ उसको ये भी था, इस बात की भी चिंता थी कि भाई फूड सप्लाई जर्मन्स को होता रहे और उनकी जो लिविंग स्पेस है, क्योंकि जर्मन में जब जर्मन लोग और बढ़ेंगे उनकी पॉपुलेशन और बढ़ेगी, क्योंकि हमें जर्मन में सिर्फ जर्मन आर्यंस रखने हैं, हमें ज्यूज नहीं चाहिए, हमें जो है सिर्फ नॉर्डिक आर्मन चाहिए, हमें कलर्ड नहीं चाहिए, एशियन नहीं चाहिए। वो चाहता था जर्मनी और जर्मनी जितने भी एरिया को कब्जा करे, ठीक है, पोलैंड हो, नीदरलैंड हो या कोई भी आसपास यूक्रेन है, जो भी कंट्री हो, जितनी जितनी एरिया में मैं कब्जा करता जाऊं तो वहां पर सारे के सारे जो जर्मन नॉर्डिक आर्यंस हैं वो ही रहे। तो वो जर्मन के लोगों के लिए, जर्मन्स के लिए स्पेस बना रहा था ऑल ओवर यूरोप में, क्योंकि जर्मन की पॉपुलेशन बढ़ेगी कल को, जर्मन के लोगों को रहने के लिए जगह भी चाहिए। इसी के चलते उसने जो है आसपास के एरिया को कब्जा करना शुरू, और कब्जा करते करते सेकेंड वर्ल्ड वॉर इनिशिएटेड बाय जर्मनी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी जर्मनी के वजह से स्टार्ट हुई। अब क्या है भाई, यहां पर है आपका, ये आपका यूक्रेन आता है, यहां है आपका ये रशिया, ठीक है, ये है आपका रशिया। अब इसने कैप्चर करने के चक्कर में जर्मनी ने क्या किया, ये है आपका यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ब्रिटेन, ठीक है, कुछ भी आप कह लो, ठीक है। इसने यहां पर रशिया पे भी अटैक करना शुरू कर दिया और यहां ब्रिटेन पे भी अटैक करना शुरू कर दिया। अब ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में यहां पर आपका जो छोटा सा देख रहे हो, यहां पर आता है एक सी, ठीक है, और इसने यहां रशिया पे अटैक कर दिया। 1941 में जर्मनी अटैक सोवियत यूनियन, जर्मनी एक्सपोर्ट ऑन टू साइड्स। अब इसने क्या किया, एक एक करके अगर ये लड़ाई करता कि रशिया पे पहले अटैक करता, इसने दोनों तरफ से लड़ाई जो है शुरू कर दी, रशिया पे भी कर दिया, ब्रिटेन पे, एक साथ जो है इसने लड़ाई शुरू कर दी,
ठीक है। सो जर्मनी एक्सपोर्ट ऑन टू साइड, वेस्टर्न फ्रंट में ब्रिटेन से लड़ रहा था, ईस्टर्न फ्रंट में जो है पावरफुल आर्मी ऑफ द सोवियत यूनियन से लड़ रहा था। यहाँ ब्रिटेन ने क्या किया, एरियल बॉम्बिंग कर दी, मतलब क्योंकि सी पड़ता था बीच में, ब्रिटेन ने एरियल बॉम्बिंग जर्मनी पे शुरू कर दी। धाड़ 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 जो है लड़ाई भयंकर वाली स्टार्ट हो। रशिया की भी बहुत पावरफुल आर्मी थी और इसने सोचा कि मैं रशिया को कब्जा कर लूंगा। रशिया में तो वैसे ही लोग जो हैं वो आपस में इतना लड़ाई झगड़ा जो है करते हैं, तो वो किसी और कंट्री से लड़ेंगे तो फिर वो क्या ही करेंगे। रशिया से तो वैसे भी जर्मनी जीत नहीं पाता। सोवियत रेड आर्मी डिफीटेड जर्मनी एट सेटलग्रेड, और रशियन आर्मी ने जर्मन आर्मी को जो है इतना ज्यादा धोया, इतना धोया, इतना धोया, और मार मार के जर्मन आर्मी को जो है उन्हीं के घर में जो है अंदर तक लेकर आ गए। बर्लिन एक शहर है जर्मनी में, यहाँ पर बर्लिन शहर पड़ता है। मतलब उसकी आर्मी को, जर्मन की आर्मी को बर्लिन तक जो है रशियन आर्मी ने जो है घसीट दिया। मार मार के रशियन आर्मी जो है वो पोलैंड तक लाई। बोला पोलैंड में भी मत रहो, अब जो है तुम सीधे अपने देश तक ही सीमित रहो, यहाँ तक पोलैंड को भी छोड़ो। पोलैंड पे कब्जा किया हुआ था जर्मन आर्मी ने, बोला इसको भी छोड़ के जाओ। इतना मारा इतना धोया जर्मन आर्मी को बहुत भयंकर तरीके से, के जो सोल्जर्स थे उनको बहुत भयंकर तरीके से मारा। साथ ही साथ ये जो सोवियत रेड आर्मी थी, जो रशिया की जो रेड आर्मी थी, वो जो है बहुत ही ज्यादा पावरफुल आर्मी मानी जाती है वर्ल्ड में। दो ही तो कंट्री हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिर्फ दो ही कंट्री हैं जो सुपर पावर है, वो है आपकी यूएसए वर्सेस रशिया। ठीक है, अब रशिया ने जर्मनी की कर दी ऐसी की तैसी। यहाँ ब्रिटेन ने जो है एरियल बॉम्बिंग करी, ब्रिटेन को मिल गया यहाँ पर यूएसए का साथ, ब्रिटेन को सपोर्ट किया यूएसए ने। ठीक है, अब यहाँ पर इटली तो पीछे हट गया था, इटली को जो है पीछे हटना इस वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि यहाँ अब सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी, यूएसएस वर्सेस जापान। अब ब्रिटेन भी भैया हट गया, ब्रिटेन जीत गया, इधर रशिया जीत गया। रशिया ने जर्मनी को जो है बिल्कुल बुरी तरीके से हरा दिया। अब यूएसए कूदा हुआ था ऑलरेडी, जो कि ब्रिटेन को सपोर्ट कर रहा था, और जापान की तो वैसे ही पता नहीं क्या खासी खुंदक थी यूएसए से खुदा। जापान के दिमाग में बस ये रहता था कि जो है भाई मैं तो यूएसए को जो हूँ हरा सकता हूँ, अमेरिका को हरा सकता हूँ, लेकिन अमेरिका और रशिया को आज तक कभी कोई हरा पाया, कोई नहीं हरा पाया। ठीक है, सो जब वो रह गए, जापान रह गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इधर यूएसए रह गया, एंड यूएस resisted its involvement but could not withstand for a long and entered second world war। उसमें यूएस जो था वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। ठीक है, यानी कि वो नहीं लड़ना चाहता था भाई। जब जर्मनी हार गया इधर ब्रिटेन से, रशिया से, तो वो जो है अलग हट गया। लेकिन यहाँ स्टार्ट हो गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इधर जापान, ठीक है, इटली भी पीछे हट गया, रशिया और भी बहुत सारी छोटी मोटी कंट्री थी, वियतनाम वगैरह भी थे इसमें, ठीक है, फ्रांस भी था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो ज्यादा देर तक वो रुक नहीं पाया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए, और यूएसए जो था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कूद गया। जापान वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन द ईस्ट, हैड ऑक्युपाइड फ्रेंच इंडो चाइना एंड वॉज प्लानिंग अटैक ऑन यूएस नेवल बेसिस इन द पैसिफिक। अब जापान जो था उसने क्या किया था, फ्रांस का जो है इंडो चाइना वाला जो एरिया था वो कब्जा किया हुआ था। फ्रांस उस पर कब्जा करके बैठा था, तो पहले जापान ने जो है उस पर जो है कब्जा कर लिया, उसको छुड़वा लिया, उसको अपने अंडर में कब्जा कर लिया। उसके बाद जो है प्लान बना के बैठा था जापान, जो है पूरे प्लान बना के बैठा हुआ था कि मैं अब जो हूँ यूएस के एयरबेस पे जो है मैं उसकी नेवल पे हमला करूंगा। ठीक है, जो पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन पे उसके नेवल बेस जो है यूएसए के लगे हुए रहते थे। वहां पे एक आइलैंड था पर्ल हार्बर करके। लेटर जापान बॉम्ब्ड यूएसए बेस्ड पर्ल हार्बर। तो यूएस का जो पर्ल हार्बर जो बेस था, नेवल बेस था, जापान ने उस पर जो है अटैक कर दिया। अटैक करने का आउटकम ये हुआ कि मतलब लड़ाई शुरू हो गई, लड़ाई होती रही। जापान जो है अटैक जो है मतलब 1 by 1 जो है अपनी मिसाइल्स जो है वो फेंकता जा रहा था। ठीक, यहाँ आ गया अमेरिका को गुस्सा। अमेरिका ने क्या किया, यूएस ड्रॉप, उसने दो ही बॉम्ब छोड़े, एटम बॉम्ब ऑन द हिरोशिमा एंड नागासाकी। उसने 2 ही बॉम्ब के अंदर जो है जापान का कर दिया काम तमाम कर दिया। ठीक है, सो ये थी, यहां से थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तभी खत्म हुई जब अमेरिका ने जापान पर ये 2 बॉम्ब गिरा दिए थे, और इसके बाद जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई। द वॉर एंडेड इन मई 1941 में शुरू हुई और 39 में शुरू हुई, और आपका 1945 में जो है वर्ल्ड वॉर जो है खत्म हो गई। और हिटलर जो था अगेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जैसे हारा, अगेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर जो है फाइनली हार गया था। सो आप यहाँ पर ये पिक्चर देख सकते हो, ये है आपकी जापान की हिरोशिमा और नागासाकी की ये पिक्चर्स हैं। ठीक है, हिरोशिमा नागासाकी जिसपे जो है एटम बॉम्ब यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब। ठीक है, नागासाकी पे जो है ये एटम बॉम्ब जो है यूएसए ने जो ड्रॉप किया था,
और इसी के चलते जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है खत्म हो गई, और जो कि इतना ज्यादा ये न्यूक्लियर बॉम्ब जो था वो इतना ज्यादा भयंकर था कि आज भी मतलब अमेरिका ने फुल पूरा जो है जापान से बदला अच्छा खासा ले लिया, क्योंकि जापान को भी एक्चुअली जो है ना वो कहते हैं ना पोक करने की आदत थी, ठीक है। तो जापान ने यहाँ पर जो है जबरदस्ती अपने ऊपर मुसीबत बुलाई, ठीक है, जबरदस्ती अपने ऊपर मुसीबत बुला के अपने ही देश का जो है जापान ने नुकसान करवाया। जो है इस बॉम्ब के जो साइड इफेक्ट्स जो थे वो जापान में बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हुए। इसमें आज भी जो ठीक है अमेरिका को ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा यहाँ पर ये भी है जापान को भी जो है पोक करने की बहुत आदत थी और जापान ने अपनी पोकिंग का नतीजा देख लिया, ठीक है। लेकिन ठीक है, नॉर्मल अगे मिसाइल्स हैं उन सब से जो है ये लड़ाई लड़ सकता था, लेकिन उसने एक ही बार में, क्योंकि मतलब दिमाग में अमेरिका के दिमाग में ये था ना, अरे इतना छोटा सा देश ये जापान मुझे जो है पोक कर रहा है, ये मेरे पर हमला करेगा, ये मेरे से लड़ेगा। उसने जो है दोनों उसके शहर पे नागासाकी और हिरोशिमा 2 शहरों पर उसने 2 एटॉमिक बॉम्ब जो है न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ दिए, ठीक है। लेकिन इसके जो असर है, इसका जो साइड इफेक्ट है जापान में आज भी देखने को मिलता है। जापान में आज भी जो है लोगों को स्किन डिसीजेस बहुत होती है, कैंसर्स होते हैं, लोगों की बॉडी में म्यूटेशन आज भी पाया जाता है, जो कि एक यूरेनियम एक तरीके का केमिकल होता है जिसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स रहते हैं इस न्यूक्लियर बॉम्ब के अटैक के वजह से। और यूरेनियम वैसे भी बहुत खतरनाक होता है इंसानों के लिए, एनिमल्स के लिए, पेड़ पौधों के लिए, सभी के लिए। तो जापान में आज भी जो है पूरी की पूरी लैंड जो है वो बंजर हो चुकी है। साथ ही जो वहां पर प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके बच्चे आज भी जो है हैंडीकैप्ड पैदा होते हैं, कुछ के अंधे हो जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं, हैंडीकैप्ड हो जाते हैं और डीफ एंड डेफ बॉर्न होते हैं। आज भी उसका जो असर है वो आज की तारीख में भी, अगर आप जापान कभी मौका मिले आपको अगर जाने का, तो आप अगर देखोगे तो वहां पर आज भी उसके साइड इफेक्ट्स पाए जाते हैं, आज भी ये सारी चीजें वहां पर हैं। तो यहाँ होता है भाई वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है खत्म होता है, और वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद 1945 के बाद हिटलर तो मर गया था, ठीक है। जर्मनी विदाउट लीडर हो गया था हिटलर, क्योंकि हार जो है वो हिटलर बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो हार किसी से भी अपनी बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो उसको जीतने की आदत थी। और हिटलर ने जो है, ऐसा कहा जाता है अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री, कहा जाता है कि हिटलर ने सुसाइड कर लिया था, अपने आप को मार लिया था उसने। लेकिन बाद में कुछ ऐसी भी थ्योरीज आई हैं कि हिटलर जो ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि अपनी ही हाइट का, वेट का और सारी चीजें अपनी ही से मिलता जुलता एक शक्ल, अपनी ही आर्मी का कोई बंदा उसने उठा के अपनी जगह पे उसे मार के जो है डेड बॉडी रख दी गई थी, रख दी थी उसने, ऐसा कहा जाता है। कुछ थ्योरीज ऐसी आई हैं बाद में सामने हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, और वो जो था कहीं और जो है भाग गया था। बहुत सालों तक वो टनल्स में, गुफाओं में कहाँ रहा है, और उसके होने के कि वो 1945 के बाद भी जिंदा रहा है, तो उसके होने के भी कई प्रूफ्स मिले हैं, कई सबूत मिले हैं। अब गॉड नोज कि वो सच में उसी टाइम जो है उसने सुसाइड उसने किया था या वो कोई और था या क्या। तो ये था आपका नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इसमें हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हमने पढ़ा, हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी पढ़ा, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, और बहुत ही मजेदार चैप्टर था। मुझे तो पढ़ाने में बहुत मजा आया। और आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा? कुछ क्वेश्चंस हैं, असर्शन, रीजंस हैं, साथ ही साथ कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, अभी मैं आपको कराऊंगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत ही मजा आया, लेकिन बहुत जबरदस्त और बहुत ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और ये सारी चीजें क्या क्या हुआ है इस दुनिया में आज तक, क्या क्या हुआ है, तो मुझे तो बहुत ही मजेदार स्टोरी लगी है, बहुत ही मजेदार चैप्टर लगा। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बता दीजिए। सेकंड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड वर्ल्ड वॉर दैट इज 1945 में ये खत्म हुआ। तो यहाँ पर जो है 2 पार्ट्स, इस तरीके से हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बताते हैं कि 2 पार्ट्स हैं हमारी, दो तरफ की पार्ट्स थी, एक थी अलायंस, दूसरी थी आपकी सेंट्रल पार्ट, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 ग्रुप्स थे, ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज थी, ठीक है। 2 ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज थी। तो यहाँ पर भी हमारी एक थी आपकी अलायंस पार्ट और दूसरी थी आपकी वर्सेस एक्सिस पार्ट, ठीक है। सो अलायंस पार में कौन कौन से जो कंट्रीज थी जो लड़ रही थी, कौन कौन से 2 खेमे थे हमारे जो आपस में एक दूसरे के सामने खड़े होकर जो लड़ाई चल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो है कौन सी 2 पार्ट्स थी जो आपस में लड़ रही थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको पता ही है, एक अलायंस थी, एक सेंट्रल पार्ट थी। सेंट्रल पार्ट में कौन कौन सी कंट्री थी, अलायंस में कौन कौन सी कंट्री थी। तो सेम एज इट इज यहाँ आपको बताना है कि अलायंस में कौन कौन सी थी और एक्सिस पार में कौन कौन सी कंट्री थी जो आपस में एक दूसरे के सामने खड़ी थी सेकंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने एजर्शन और रीजंस की तरफ। एजर्शन एंड रीजन आपके हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एजर्शन रीजन है ये, तो हम ये देख लेते हैं। नाउ एजर्शन है जापान बॉम्बार्डेड द यूएस नेवल बेस एट पर्ल हार्बर। रीजन बताया गया है द यूएस एंटर द सेकंड वर्ल्ड वॉर। अब इनमें से क्या रीजन हो सकते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। फिलहाल इसके आंसर्स जो हैं ऑलरेडी मैंने इसमें डाल दिए हैं, दैट इज द ए। बोथ ए और आर दोनों ही ट्रू थे, लेकिन ए जो है वो आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं हो सकता है, ठीक है। सेकंड हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एजर्शन की तरफ चलते हैं। ऑन 30 जनवरी 1933 प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ऑफर्ड द चांसलरशिप
द हाइएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर टू हिटलर। तो हिटलर को ये चांसलर की पोजीशन दी इसने, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा पार्टी वार्टी में काम कर रहा था, पॉलिटिक्स में थोड़ा सा अच्छा वो कर रहा था, ठीक है, हिडनबर्ग में। तो रीजन इसका ये बताया गया है, हिटलर पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशन 1933, reoccupied the Rhineland and in 1936 and integrated Austria and Hungary in 1938 under the slogan one people one empire and the one leader. So what is the correct answer? आप मुझे comment section में बता सकते हो, and the correct answer is B। और जो जिन्होंने अभी नहीं ये पढ़ा है और ये सारी चीज़ें जो अभी स्टडी कर रहे हैं, तो आप मुझे मेरे आंसर से पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एजर्शन रीजन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु वर कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स। तो नवंबर क्रिमिनल्स किन्हें कहा जाता था? सो दिस वाज द आंसर। नेक्स्ट आता है हमारा, व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय एडोल्फ हिटलर फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के लिए उसने किस तरीके के स्टेप्स लिए, क्या क्या किया उसने, जर्मनी के अंदर उसने क्या क्या किया, उसके बारे में है ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली है कि ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में आएगा। ओके, तो फर्स्ट उसने क्या किया, द फायर डिग्री लॉन्च करी ऑन 28 फरवरी 1933 में, ठीक है। इनडेफिनेटली सस्पेंडेड टू सिविक राइट्स उसने जो है इस फायर डिग्री के थ्रू सिविक राइट्स जो है सारे के सारे खत्म कर दिए, एज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच, प्रेस एंड असेंबली हैड बीन गारंटेड बाय द वेमर कॉन्स्टिट्यूशन। वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ने जो फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह जो सब कुछ दे रखा था, वो सारी की सारी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो थी वो उसने छीन ली लोगों से, ठीक है। फायर डिग्री के नाम पे उसने ये सारी चीज़ें जो है छीन ली। सेकेंड उसने क्या किया, ऑन 3 मार्च 1933 द फेमस एनेबलिंग एक्ट वाज पास्ड किया। फेमस ये एनेबलिंग एक्ट बहुत फेमस है, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। नाउ दिस एक्ट एस्टैब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। इस एक्ट के थ्रू उसने जो है डिक्टेटरशिप जर्मनी में लागू कर दी। हिटलर ऑल पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट टू साइडलाइन जर्मन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिग्री। उसने सारी की सारी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन सारी की सारी चीज़ें जो है उसने अपने हाथ में ले ली, और अपने हाथ में लेते हुए उसने बाकी सारी चीज़ों को साइडलाइन कर दिया। जर्मन पार्लियामेंट खत्म हो गई और रूल बाय डिग्री उसने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। रूल बाय डिग्री के थ्रू जो है उसने रूल करना शुरू कर दिया। रूल बाय डिग्री। दूसरा जो डिक्टेटरशिप है, डिक्टेटरशिप जब लागू हो गया तो वो इंसान जो है रूल बाय डिग्री मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, किसी को भी उठा के जेल में डाल सकता है, किसी को भी उठा के मरवा सकता है, और जो है कोई भी उसके अगेंस्ट अगर कुछ भी बोलेगा तो वो उसे गायब करवा सकता है, कहीं इवैक्यूएट करवा सकता है, मरवा सकता है, कुछ भी करवा सकता है। आफ्टर दैट एडोल्फ हिटलर टर्न ऑन हिज एनिमी। उसके बाद मतलब जर्मनी को पूरी तरीके से अपने काबू में करने के लिए उसने क्या क्या स्टेप्स लिए। पहला आपका फायर डिग्री किया, दूसरा उसने जो है द फेमस एनेबलिंग एक्ट पास किया, उसके बाद फिर वो अपने एनिमीज की तरफ को बढ़ गया, ठीक है। एनिमीज कौन थे? दैट इज द कम्युनिस्ट ऑफ जर्मनी। जो कम्युनिस्ट लोग थे वो भी उसके अगेंस्ट हो गए, हिटलर के अगेंस्ट हो गए, मतलब हिटलर के अगेंस्ट हो गए। हिटलर को कम्युनिस्ट भी अब पसंद नहीं आने लग गए थे, ठीक है। हिटलर कम्युनिस्ट के अगेंस्ट हो गया। कम्युनिस्ट ऑफ जर्मनी, मोस्ट ऑफ द कम्युनिस्ट वर क्विकली पैक्ड ऑफ द न्यूली एस्टैब्लिश्ड कंसंट्रेशन कैंप। अब काफ़ी सारे कम्युनिस्ट को जब उसने जो है जूस को मारना शुरू कर दिया, रशियन को, पोलिश को, और बाकी जो जिप्सीज थे, कलर्ड पीपल थे, सबको जब उसने मारना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे ये जो कम्युनिस्ट पीपल थे वो लोग भी जो थे जर्मनी छोड़ के भागने लग गए। कुछ जो थे वो जल्दबाजी में जो है नया कंसंट्रेशन कैंप जो है बनाया था, हिटलर नहीं बनाया था, वहाँ वो लोग जो है भाग गए। फोर्थ आपका क्या है? द रिप्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट वर सिवियर, देयर मेंबरशिप वाज इन थाउजेंड्स। उनकी जो मेंबरशिप थी ना कम्युनिस्ट लोगों की काफी थी, एंड दे वर हाउएवर ओनली वन अमंग द 52 टाइप्स ऑफ द विक्टिम प्रोसिक्यूटेड बाय द नाजीज अक्रॉस द कंट्री। ओके, सो ये कुछ चीजें थी जो जर्मनी ने। क्वेश्चन आता है, व्हाट वर द इफेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929 एंड 32 ऑन जर्मनी। 1929 और 32 से जो इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था, उस इकोनॉमिक डिप्रेशन का जो है जर्मनी पे क्या ही खासा इफेक्ट पड़ा। तो क्या क्या इफेक्ट हुए? तो दिस वाज द आंसर एंड यू हैव टू राइट एज इट इज आंसर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन इन योर फाइनल एग्जामिनेशन। आपको एज इट इज यही आंसर लिखना है। द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929 से 32 तक चला एंड हिट बाय जर्मनी इकोनॉमी वेरी बैडली। बाय 32 में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज रिड्यूस टू 40% ऑफ द 1929 लेवल, यानी कि बहुत ज़्यादा जो था उसका जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था जर्मनी का वो बहुत ज़्यादा गिर गया था। वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब और वर पेड reduced wages, the number of unemployment touched एन अनप्रीसेडेंट 6 मिलियन। और जर्मनी में करीब करीब जो है अनएम्प्लॉयड लोगों की जो पॉपुलेशन जो थी वो बढ़ गई और वो हो गई अप्रॉक्स 6 मिलियन लोग जो थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए। अनएम्प्लॉयमेंट यूथ प्ले कार्ड्स लेकर वो लोग प्ले कार्ड्स लेकर घूमते थे, जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और सिंपली सेट एट द स्ट्रीट्स कॉर्नर पे बैठ जाते थे, डिस्परिलीवली क्यूड, मतलब एक लाइन बना लेते थे, क्यूड अप द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जो जहाँ पर नौकरी के लिए अप्लाई किया जाता है उसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है। वहाँ पर लाइन बना लेते थे एंड इन डेथ ऑफ जॉब्स द यूथ टुक टू क्रिमिनल एक्टिविटी।
पॉइंट है आपका, देयर वर द डीप एंजाइटी एंड फियर्स इन पीपल, द मिडिल क्लास स्पेशली सैलरीड एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स सॉ देयर सेविंग डिमिनिश व्हेन द करेंसी लॉस्ट इट्स वैल्यू। करेंसी ने अपनी मतलब सॉरी हिटलर ने क्या किया था ना, बहुत सारा पैसा छापने लग गया था, उसकी वजह से क्या हुआ, करेंसी की वैल्यू जो थी वो डाउन हो गई। करेंसी की वैल्यू डाउन होने की वजह से पैसा जो रहा नहीं, पैसा मतलब किसी भी चीज़ की जो कॉस्ट थी वो जो थी वो बढ़ गई थी, ठीक है, भर भर के पैसा देना पड़ रहा था जर्मनी के लोगों को। स्मॉल बिजनेसमैन एंड द सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रिटेलर सफर एज देयर बिजनेस गॉट ruined. These section of society were filled with the fear of being reduced to the ranks of the working class or worse still the unemployed. Fifth point आपका आ जाता है, the large mass of peasantry was badly affected by a sharp fall in agriculture prices and women unable to fill their children's stomachs were filled with a sense of deep despair. Okay, so ये क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर आपको एज इट इज लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एंड दिस वाज व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रिजल्ट क्या रहा? जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर वोन, मोनार्की कंटिन्यू इन जर्मनी, बोथ ए एंड बी, और जर्मनी वाज डिफीटेड। तो इसका आंसर जो है, मुझे इन क्वेश्चन का आंसर जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। द जर्मन पार्लियामेंट इज नोन एज नेशनल पार्लियामेंट, जर्मन नेशनल कांग्रेस, रिचस्टैग और जर्मन लेजिस्लेचर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑर्गेनाइजेशन हेल्प वेमर रिपब्लिक इन डिफीट द स्पार्टिस्ट लीग, फ्री कॉप्स, फ्री क्रू, फ्री कॉप्स, अगेन हो गया ये, नन ऑफ द अबव। So this was the end of your part 1 chapter of Nazism and the rise of Hitler, and इसके बाद हम अपना part 2 जो है करेंगे। So this chapter till here, okay? So next part में हम जल्दी मिलेंगे आपसे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और मैं आपको बहुत ही मेहनत से यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। और लेक्चर्स मेरे थोड़ा सा लेट ज़रूर हो जाता है क्योंकि बहुत सारा काम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सैम्पल पेपर्स बनाना, आप लोगों के नोट्स बनाना, PDFs बनाना, PPT प्रेजेंटेशन बनाना। सो इस वजह से जो है थोड़ा लेट हो जाता है चैप्टर, बट आपको लेक्चर मिलते रहेंगे। आप जैसे जैसे आप का जो है मंथ आगे बढ़ रहा है आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे, और मेरे प्रीवियस लेक्चर्स भी इस चैनल पे पड़े हुए हैं, आप चाहे तो वो भी उनको देख सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।